in a world of avocados and blueberries, you are working on something which belongs to Bharat. I was always very passionate about bringing people together. ऐसी क्या चीज है which actually brings all of us together? Food for sure. Food. Celebration से लेके किसी की मैयत तक के खाने के menus हमारे defined होते हैं. जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन. We don't have a very strong culture of documentation in India. A lot of our crafts, our cuisine, our dialects are lost. At Kindness Me, a lot of people ask us कि you should not publish your recipes online. Recipes किसी एक की है ही नहीं. We decided to do this one event. Every course was linked to a sensory organ. Didn't allow phones and people were like blindfolded. Ingredient का कितना important जगह है हमारे cuisine में. If you are making a lal mas, you make it with a mathania mirchi or you make it with Kashmiri lal mirch. दिन रात का फर्क हो जाएगा. कौन सा जीरा यूज कर रहे हो? That impacts. पंसारियों का मैं लिटरली खून पी गई हूँ. मैडम आप 1 किलो खरीदोगे उसके लिए मैं कहाँ से ढूंढ के डिमांड ही नहीं है उसकी. डिमांड ही नहीं है. आपने कुछ खाना कम किया तो किसी ने उगाना बंद किया. Ultimately it leads you to the point where it's completely lost. गवारों का खाना. ठंडी रोटी है उसको सुखा देते हैं. Crush it in buttermilk. मैंने बोला आपके पास में थोड़ा और है तो आप मुझे भी दे दीजिए. So she said ये तो गवारों का खाना है. The Indian diet chart would have roti, would have salad, dal, सब्जी. Now that diet chart is taught to a child in Rajasthan. उसके दिमाग में आता है कि मेरे घर में तो खाना ऐसा नहीं दिखता. हमारे यहाँ तो चावल नहीं सर्व हो रहा है. बट कितने हमारे नेटिव ग्रीन्स हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है. डाइवर्सिटी हमारी उसके हिसाब से we fail to work in this country. I opened the refrigerator and there were like bell peppers, broccoli, all the things that we now consume on an everyday basis. I'm so shocked that broccoli और bell peppers हमारे indigenous खाने में नहीं आते. एक बहुत बड़ी साइकिल इम्पैक्ट हो रही है. क्लाइमेटिक कल्चरल साइकिल ऑल्सो. It's impacting your health cycle. There have been many health problems. खाना बदलते ही चीजें ठीक होने लगती हैं. पता नहीं क्या पेपा पिग एंड 2-3 कुछ कार्टून्स हैं. उसको देखते देखते बच्चे को खाना खिलाएंगे and they take pride. कोई करेला भी खा लेगा. And there was a reason हम इस मुद्रा का इस्तेमाल करके खाना खाते थे. बाड़मेर की अगर बात करें काफी सिमिलैरिटीज दिखेगी. अब मारवाड़ी कैन सनड्राई एवरी सिंगल थिंग. शेखावटी ड्राई फ्रूट्स काफी यूज करते हैं. We need to save this. It will be gone otherwise. हेलो जी, नमस्ते. वेलकम टू यात्रा अनकट विद इफी एक्सप्लोरर. दोस्तों, हम आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सब के दिलों के करीब है, खाना. लेकिन आज का पॉडकास्ट सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, उससे जुड़े हेरिटेज के बारे में भी है जो हमारी इंडियननेस को डिफाइन करता है, यानी कि हमारे ट्रेडिशंस. और इस इनक्रेडिबल पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ है एक स्पेशल गेस्ट, दीपाली खंडेलवाल, फाउंडर ऑफ द काइंडनेस मील, एक एक्सीडेंटल फूड रिसर्चर जो ट्रेडिशनल इंडियन फूड और डिसअपियरिंग कुलिनरी कल्चर्स पर काम कर रही हैं. वेल, दीपाली का नाम सिर्फ खाने तक ही सीमित नहीं है. वो सुनाती हैं स्टोरीज इंडियन फूड हेरिटेज की, जो हमें बताएगा कि हमारे रूट्स कितने खास हैं. उनका फोकस है राजस्थान के माइक्रो क्विजीन्स, उनकी कल्चरल सिग्निफिकेंस और उन फूड ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करने में जो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं. हमारे आज के गेस्ट चैंपियन है स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने में. तो आई एम श्योर आज के पॉडकास्ट के बाद हम अपने नेटिव फूड कल्चर्स को जरूर एम्ब्रेस करेंगे. Hello Dipali Khandelwal, welcome to IFI Explorers Yatra Uncut podcast. How are you feeling today? Hi Niharika, thank you so much for having me here. I'm feeling pretty excited. What have you gotten for me? कुछ खाने को लाए हो कि नहीं? I should have. I'll take you around for a food walk. Awesome. I'm so looking forward to it. And हमारा जो surrounding है काफी interesting है. Can you tell us where we are, why we are here? So we are sitting at Jaipur Rugs. It's one of the world's most amazing hand-knotted carpet making company, and we are here because this is practically where my journey into the arts and culture industry started, and also in a way it has a lot of loops tied to how Kindness Meal started for me. So I thought this would be such a perfect location to host you. Okay. So before coming that, I want to tell our viewers that in a world of avocados and blueberries, where nowadays we are consuming so much of avocado, so much of blueberry, and इतने expensive है ये सब चीज़ें, instead of just consuming our own indigenous fruits, which I am sure there are options available. I think जैसे avocado का एक replacement है हमारे इंडिया में ही, blueberries का replacement है हमारे पास. So इस टाइप के ज़माने में यू आर वर्किंग ऑन समथिंग विच
actually belongs to Bharat, to the idea of Bharat, to our indigenous communities, how this journey started, and maybe you can also tell us about कि ये जयपुर रक से आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? I think it was lot of factors put together how this started. I grew up in Jaipur and this is literally the city of culture. The city has so much character when it comes to art, heritage, culture. And fortunately for me, I live like right opposite Hawa Mahal. That's quite a fancy place to so I live. actually grew up around so much art and culture. But and I grew up in a 200-year-old Haveli. Now, I think one of the most heartbreaking parts for me, which happened when I went to Delhi for my university, and this one fine day, my family decided, आज हम थोड़ा renovate कर लेते हैं. So there is no concept of restoration that's known to common folks. Renovate कर लेते हैं. And there was this very beautiful hand painted mural of like one of our forefathers who actually bought that land, built that Haveli, Chaudhary Charan Singh ji, and they painted that whole wall. And I just no. came back from university and I was like, what the hell did you all do? And that was one of the first points that made me realize कि हमें कितना कम पता है अपने कल्चर के बारे में, अपनी आइडेंटिटी के बारे में, What were you studying back then? बैकग्राउंड के बारे में. So I mean I never completed college, but I did go to Delhi University to study English literature. तो ये इंग्लिश लिटरेचर से हटकर फिर ये घर में जो सदमा मिला, ये सब साथ साथ हुआ था कि नहीं मेरी पेंटिंग इन्होंने पेंट कर दी, अब मैं कॉलेज छोड़ के ये करने आ रही एक्चुअली हूँ. उसके बीच में भी काफी कुछ हुआ. आई एम अदरवाइज अ ट्रेन्ड एक्चुअली, सो आई एम अ बिग डेटा एनालिस्ट. आई वर्कड विद McKinsey briefly. I was primarily into finance background. I did not pursue English literature after a certain point. बट यस वो तो कोई भी चीज़ होती है ना, जैसे हम आते वक्त भी बात कर रहे थे कि कैसे आपकी फैमिली के पाकिस्तानी रूट्स इज व्हाट encouraged you to start exploring the borders of India. और आई थिंक वो हम कहीं ना कहीं हमारे जहन में हमेशा रहता है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आ रहे हैं, वो सवाल हमेशा चलते रहते हैं. And the pursuit of finding those answers, at least to me, when I started researching on our cuisine, on our family background also, it made me get more closer to myself, to why I eat certain thing in a certain manner, why I like some combinations which might be like very bizarre to some people, but I love them. So all of this has a lot of backstory to it, and that is what led to. But why only food? Like I travel and I have seen lost. Broadly we say lost cultural identities, but थोड़ा इसको सब divide up करोगे तो it's lost traditional attires, lost folklores, lost languages. मतलब जो अब धीरे धीरे सब खत्म होता जा रहा है. As you say that हमारा culture homogenize होता जा रहा है. तो बट इसमें मैंने लॉस्ट फूड के बारे में कभी नहीं सोचा, बिकॉज मी बीइंग अ वेजिटेरियन मैं बहुत ज़्यादा कुजीन ट्राई नहीं कर पाती हूँ, तो मैं फूड के बारे में इतना सोचती नहीं हूँ. जो मिलता है सर्वाइव करके खा लो. सो फ्रॉम योर पेज आई गॉट टू नो यार ऐसी भी कुछ चीज़ है, लॉस्ट फूड कल्चरल आइडेंटिटीज, लॉस्ट कुजीन्स. वाई ओनली फूड? सो ऐसी क्या चीज़ है which actually brings all of us together? Food is definitely. ऐसी क्या चीज़ है जो every single day is a part of your day regardless anything? Food for sure. Food. तो आप सोचो फूड हमारी एग्जिस्टेंस का कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा है, एंड स्पेशली सो मच सो इन आवर कंट्री जहाँ सेलिब्रेशन से लेके किसी की मैयत तक के खाने के मेन्यूज हमारे डिफाइंड होते हैं. इट डिफाइंस वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, the spice level that you eat, the staple grain की कहीं पे चावल ज़्यादा खाया जा रहा है, कहीं पे गेहूँ ज़्यादा खाया जा रहा है, कहीं मिलेट्स खाए जा रहे हैं. So all of this forms so much about your identity. आप कहाँ से आ रहे हो, क्या भाषा बोलोगे, कैसी लाइफस्टाइल जियोगे, वो सब डिफाइन कर रहा है आप क्या खाना खाओगे. और हमारे यहाँ तो बोलते भी है ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, और तन also. Very true. So it's that integral part of our identity, and yet it's almost like neglected. We don't even think about our food from that lens.
बट कुछ तो ऐसा मोमेंट रहा होगा आपकी जर्नी में, सपोज आपका कॉलेज जो आप बता रहे थे, कॉलेज से घर आप आए, फिर घर के बाद ये सदमा मिला घर पे घर में रेनोवेशन हो गया, रेस्टोरेशन की जगह। सो हाउ दिस जर्नी एक्चुअली टुक इट्स रूट, क्या रूट था, क्या फॉलो हुआ, और बीच में ऐसा क्या आपको लगा कि यार अब मैं राजस्थान के फूड के बारे में और जानना चाहूँगी, और डाइविंग डीप इनटू दिस आई वुड लव टू नो अबाउट द cuisines that have been lost. राइट सो वो तो काफ़ी इनिशियल ईयर्स की बात है जब घर में वापस आए एंड द रेनोवेशन हैपेंड बट हमारे घर में ना दिवाली की सफाई इज लाइक that's where the whole brigade comes together Every and home, all the every home. old things are taken out and my dadi has these very big sanduks उसमें से पुराने कपड़े निकलेंगे और वो पुराने सिक्के निकलेंगे. I am a numismatic. I collect old Oh, same. coins. You do? Yeah, Wow. not very old, but I do collect currencies from wherever I Where go. you travel. Yeah, Wow. so So I collect old and rare Indian coins. तो मुझे हमेशा उसमें बड़ा इंटरेस्ट रहता था एंड दिस वन टाइम दादाजी का अलमारी साफ करते हुए हमें एक फैमिली ट्री मिला विच वॉज वेरी ब्यूटिफुली हैंड पेंटेड फैमिली ट्री. उसमें दादाजी की एक जनरेशन पहले तक का सारा डॉक्यूमेंटेशन था. मतलब माय दादाजी फादर्स नेम वाज देयर बट उसके आगे का डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं हुआ था. सो माय दादाज जनरेशन, माय papa and bua's generation, our generation was not there in that family tree. And it made me question कि अच्छा ये करते आ रहे थे तो फिर ये क्यों रुक गया? And that made me reflect कि ये हर चीज़ में we don't have a very strong culture of documentation in India. And that's why lot of our crafts, our cuisine, our dialects are lost because हम उसको document ही नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से. और भारतीय खाने में तो और भी बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि हमारे यहाँ खानसा में होते थे, महाराज होते थे who would want to protect their recipes to their life, you know. In fact, during my research, I met so many families जिनकी family recipes are world renowned, but today उनको ही नहीं पता कि ये कैसे बनते थे क्योंकि कोई पुराने महाराज होते थे, खानसा में होते थे जो बनाते थे. And they guarded the recipe so much कि कभी आगे generations को पता ही नहीं चल पाया. And after a point they died. So today whatever they are making is like some diluted version of what it used to be. But that's also like this gatekeeping I find is very problematic. It should not be there. And that's why I don't believe in like, you know, at Kindness Me, a lot of people ask us, you should not publish your recipes online. You should, you know, release a book and sell it. How else would you make money? But recipes किसी एक की है ही नहीं. कितनी generations का सोचो काम होगा. What we are eating today as a roti, so many generations actually worked on it to become this roti. And they are still working on it. Food is always evolving, like your language, it's always evolving. So this guarding, this gatekeeping is something I don't understand, I can't reason with, and that's why I felt there's a very big need to document these things. How else do you pass it down? Yeah. Especially in today's time where, you know, like a lot of things that my nanny used to make, and I was very little when she passed away, but I have faint memories of her making. उनके वो गांव में रहते थे तो सुबह गर्मी में गुली की राबड़ी बनती थी. मैंने नाम भी नहीं सुना इसका. जौ की गुली होती है उसकी इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल राजस्थानी डिश. एंड देन वो पूरे दिन उसमें छाछ डाल के ठंडा खाते थे ताकि वो शरीर को ठंडक दे. Now we like mom didn't make it at our home and गाँव में तो वो चूल्हे वगैरह पे बनता था तो एक उनका रूटीन का पार्ट था वो. At our home it was not so. And it was many years later I actually insisted my mom कि आप ये बनाओ राबड़ी. So she called my mommy and then my mommy had to think a lot कि ये कैसे बनती थी और फिर वो बनाना शुरू किया. बट कितनी चीज़ें हैं जो उन्होंने मतलब मेरी मदर ने या हमारे पेरेंट्स के जनरेशन ने सिर्फ देख के सीखी. दे वर नॉट टॉट कि आओ रोटी बनाना सीखो. दे जस्ट ऑब्जर्व इट वाज हैपनिंग एंड यू हैड टू टेक पार्टिसिपेट इन वट एवर वॉज हैपनिंग एट द होम. Versus for our generation, it was different because by the time I got to that age जहाँ पे खाना बनाना शुरू करना था या सीखना शुरू करना था,
You had so much happening, school, extracurriculars, this, that, college में जाना है, फिर college में चले गए तो दूसरे शहर में चले गए, वहाँ पे food just became about sustenance. True. It was not about celebration, it was not about cultural pride, it was just sustenance. So you learned जो भी sustenance के लिए ज़रूरी थी वो Yeah, the चीज़ें farther away सीखी. you go from your home, you tend to leave your roots behind. Yes. And once you reach a certain age, जहाँ पे यार आपको realize होता है we are feeling lost in life and we want to reconnect with our roots, you end up innovating something. Yeah. And that's how I think kindness meal must have started. Absolutely. So वही कि वो सब ऑब्जर्व करके सीख रहे थे बट आज हम ऑब्जर्व भी नहीं कर रहे फिर हम बात भी नहीं कर रहे देर आर वेरी लिटिल एवेन्यूज टुडे जहाँ इंटरजेनरेशनल लर्निंग पे फोकस भी किया जा रहा है कितना समय हम स्पेंड करते हैं हमारे पेरेंट्स के साथ या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टू बी एबल टू अब्जॉर्ब उनका जो आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट फिलोसफिकल विजडम बट जो कल्चरल विजडम है वही अब्जॉर्ब करने का समय नहीं बिल्कुल. है इसलिए डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है आज के समय में. So that's how Kindness Meal started, but it never started like the form and the shape that you see today. It was never like that. It was a passion project. So for the last 7 years, I've worked in the art and culture space, curating art and design festivals, music shows, etc. So was Jaipur Rugs a part of that period? In a way, yes, but I used to run a different company where we would curate all these things. We used to work with independent artists across different genres. So all of those things, as I was sharing with you, that this is now is the time when Jaipur as a city comes alive, like post September, there are so many events happening and every single day, music performances, etc. So that was like the busy period of my life. But the good part about your place, I'll tell you, is that if you go to any other state of India, Rajasthan is one of those places जहाँ पे culture अभी भी thrive करता है, लोग उसे revive करने की कोशिश कर रहे हैं, people like you, and that's why there's no doubt about it that's why it's a highly chosen destination for people from outside India for tourism. Absolutely. Yeah, no, that's definitely a very beautiful thing about our state. But just coming back to, you know, how Kindness Meal started, because वो सारी चीज़ें सर्दियों में हो रही होती थी, गर्मियाँ was a pretty lull Dry, period, yeah. and आप इतना travel भी नहीं करना चाहते हो क्योंकि बहुत गर्मी है, plus lot of back-end things you need to look into. But I was always very passionate about two things. Like one was bringing people together. I just look at life as a celebration and I need a lot of people around. I need a community around. So I would always look for those avenues कि कैसे लोगों को साथ में लाया जा सके. And growing up as a child, I always loved experimenting and creating my own recipes. So I thought I just called up this one friend of mine who was a chef and who used to run a very interesting cafe in Jaipur. It was a sustainable cafe. So I just called him up and I said, I want to do a meal. I don't know what it's going to be about. I just want to cook and I want to invite people. Okay. And then that's how we decided to do this one event on his terrace, which was a sit-down dining experience. It was a 5-course experience. And every course was linked to a sensory organ. So something was linked to a sense of smell, sense of sight, sense of touch, etc. And the idea was कि हम सब इतना claim करते हैं कि हम foodies and we would travel miles, we would travel to different countries to eat a certain thing. But आप कितना समय actually spend कर रहे हो खाने के साथ में when it's actually there, you're not. You're constantly on your phone या फिर हम बात कर रहे हैं, we are not giving it time. And time is the basic denominator that you can give to something that you love. Yeah. So we wanted people to just, in that experience, we actually didn't allow phones and people were like blindfolded. It was pretty interesting. We did all kinds of interesting, weird things that we could imagine. And that event was called the Kindness Meal. Okay. So the idea was that it's an act of kindness towards self that you're doing. And that was the whole plan. Ek event karenge, done. But it was so good, we were houseful, then the people who attended, and also we didn't promote, but the people who attended, they somehow managed to, get some pictures and they posted. A lot more people started reaching out, so second and third and fourth, and it kept on happening. But because of that, I realized कि ingredient का कितना
important जगह है हमारे cuisine में. If you are making a lal mas, you make it with a mathania mirchi or you make it with Kashmiri lal mirch. दिन रात का फर्क हो जाएगा. हर इंग्रेडिएंट, छोटी छोटी चीज, आप कौन सा जीरा यूज कर रहे हो, दैट इम्पैक्ट्स हाउ यू आर कुकिंग. And which actually, like while doing all of that research for the menus that we would curate, which were pretty bizarre, like this one time we did a mango theme meal where we Yum. sourced 23 kinds of mangoes from across India. So there were mangoes from Maharashtra, Gujarat, UP. Yeah. And it was interesting कि हर एक आम की अपनी जगह है, texture, taste, smell, सब कुछ अलग है. So it reminded me how my Dadaji, who, you know, he's very passionate about food and he would always have his set vendors. Okay. Like जैसे सर्दियाँ आते ही स्पेशली उनका एक वेंडर है जो वो च्यवनप्राश कहीं पे हाथ से बनता है, वो च्यवनप्राश आएगा. अब तो नहीं बनता. No, he still gets it. Oh. He gets those वो पिंड खजूर जो होते हैं, which are like dates which is coated with some kind of sugary thing. So उनका उसका एक वेंडर है. अंजीर के लिए वो कोई हिमाचल में किसी के यहाँ से अंजीर आती है. बात है. So he had his sourcing like to the T. And while I was working on my recipes, I realized, shit, this is so important. You need to get your ingredients right. So that's how I started researching more about ingredients and also realizing कि बहुत सी ingredients है जो मिलना ही मुश्किल है. मुश्किल है. It's impossible. I have had ingredients जिनके लिए मैंने पंसारियों का मैं literally खून पी गई हूँ कि आप प्लीज मुझे ये ला के दो. Like, मैडम आप 1 किलो खरीदोगे उसके लिए मैं कहाँ से ढूंढ के डिमांड ही नहीं है उसकी. डिमांड ही नहीं है. सो इट्स अ होल साइकिल राइट कि आपने कुछ खाना कम किया तो किसी ने उगाना बंद किया, किसी ने मांगना बंद किया, and it continues and ultimately it leads you to the point where it's completely lost. Yeah, I've also heard that in a lot of places where there used to be a lot of food items, local food items grown, local crops, because of the low demand, अब लोगों ने वहाँ पे ओपियम उगाना शुरू कर दिया. ज़्यादा पैसा मिलता है, high in demand. Absolutely. And also the reverse of it, जहाँ पे किसी चीज़ की ज़्यादा डिमांड थी, जैसे हम मथानिया मिर्ची की बात कर रहे हैं. राजस्थान का एक बहुत छोटा गांव मथानिया जहाँ पे मिर्ची उगती थी, बहुत ही खूबसूरत लाल रंग देने वाली मिर्ची. वहाँ पे इतना ओवर प्रोडक्शन हुआ that the lands became infertile. Same thing is happening to so many parts of Punjab and even parts of Rajasthan with respect to wheat. ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हम इतना गेहूं उगाने लग गए हर जगह दैट इट्स इम्पैक्टिंग द सॉइल. आई थिंक हम स्कूल में पढ़ते थे ना ये कॉन्सेप्ट क्रॉप रोटेशन. या बट आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट फॉलो इट एनीमोर. द फार्मर्स, व्हाई डोंट दे फॉलो इट एनीमोर? हाउ डू यू देन cater to the greed? And not just greed of farmers. I don't think it's the greed of farmers. Whole it's the cycle greed again. of systems. The systems are made in such a manner, right? You're told कि उसको over saturate कर दो land को, exploit करो. So that's how we are taught farming. इतना challenging है today that if you go to so many villages and you talk to farmers कि आप जैविक उगाते हो क्या, खुद के घर में वो पीछे बैकयार्ड में उगा रहे होंगे बट खेत में नहीं उगाना चाहेंगे क्योंकि it's a very slow process. You have to respect the land and you have to allow the land to टाइम do. किसके पास है? टाइम नहीं है. Then you have to then counter आता है कि इतना population है उसको खिलाना है. Read this somewhere on your page, गवारों का खाना. You heard it somewhere? ये क्या story है इसके पीछे? Yeah, so that's where Jaipur Rugs actually come into picture. I've been working as a consultant with Jaipur Rugs for past many years. And हम लोग राजस्थान के बहुत इंटीरियर्स में छोटे छोटे गांव में काम करते हैं महिलाओं के साथ में carpet weaving पे. So we also spend a lot of time on field and there was this one time where almost every other day I was going to this very small village which is close to Jaipur. So it's about 45 minutes. तो हम लोग सुबह जल्दी निकलते थे. We would go spend the whole day there and come back in the evening in same routine every single day. So this one village we were visiting and हम लोग ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन जा रहे थे एंड वो बहुत ही फैंसी खाना हमारे लिए बनाते थे. जैसे वो लोग हर दिन उनके थाली में चावल होता था
Now, being a Rajasthani, rice is not something that's major even in our home. Like या तो कुछ फेस्टिवल है या कोई गेस्ट आ रहा है या कभी like हफ्ते में एक बार चावल बन रहा है, but it's never a staple thing in our diet. But they would always make rice for us. Then खाना भी क्या बनाते थे, जैसे आलू छोले की सब्जी, पूड़ी, भटूरा, आलू के पराठे. Now all of these are nice things, good things, but you don't expect it when you go to a village in Rajasthan. And अगर आपने कभी उनको बोल दिया कि आज तो आपके यहाँ का कुछ खाना है, तो दाल बाटी. That is like the staple कि यहाँ का खाना दाल बाटी बना देते हैं. राजस्थान है तो दाल बाटी. Yeah. So I would always question कि लोग ये खाना हमारे लिए बना रहे हैं या ये खुद भी खाते हैं, and why are they, मतलब बहुत heavy खाना होता है ये सब, right? रोज रोज छोला and all of that, चावल, राजमा, ये सब खाना, it's very heavy. So I would always question, but हम लोग आपस में बात भी करते थे, all of us colleagues, but it was never, of any significance to us as such. Now this one day we left very early in the morning to reach the village. पूरे दिन आप काम कर रहे हो, and this was like late June, early July का time था. So it's very hot here in Rajasthan. And we go for lunch, and this very sweet artisan of ours, very fantastic woman, I've known her for so many years now. Wow. So she made aloo chole ki sabzi puri for I think the third time in same week. I was like, I am done with this. I can't take this anymore. I love you so much, but this is, my body will quit now. मुझे मरना बेहतर लगेगा ये खाने से. And बहुत ज़्यादा गर्मी थी. Plus लाइट चले गई. Plus वो इतना तेल मिर्ची, you can't have all of that. So I was just reasoning with her कि आप मुझे कुछ और दे दो. And she is very sweet, so she was giving me all options कि आप कुल्फी खाओगे, आपके लिए कुल्फी मंगवा दें, आप कोल्ड ड्रिंक पी लो, नींबू पानी पी लो. So वो सब था. I was feeling guilty कि यार मैं खा नहीं रही हूँ, इनको कितना बुरा लगेगा. और गांव में ऐसा होता है कि they would always feed you first before eating. Very true. So I was feeling so bad internally, but I was also not willing to have that food. और तभी उनका बेटा स्कूल से वापस आया. He must be like 5-6 years old. And she gives him this very big bowl of छाछ रोटी. So यहाँ राजस्थान में क्या करते हैं, because इतनी गर्मी रहती है and especially in summers it's impossible to cook and also it's impossible to have गरम खाना. तो जैसे ठंडी रोटी है आपकी 1 रात पहले की, 2 रात पहले की, उसको सुखा देते हैं and then they crush it in buttermilk. जो मथने के बाद में, मक्खन मथने के बाद में वे बचता है, उसके अंदर उसको क्रश करके रखते हैं ताकि इट गेट्स फर्मेंटेड. वेरी मच लाइक आजकल पांता भात, पोयता भात, ये सब बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, which comes from Bengal and the Just because of southern reels. region. Yeah, it's fantastic. I think I will have to appreciate how social media is bringing all of this back. Yeah. So similarly, यहाँ राजस्थान में क्योंकि चावल नहीं होता, तो वो रोटी को, अब रोटी कोई सी भी हो सकती है. पहले यहाँ बाजरे का सोगरा खाते थे, तो वो बाजरे की रोटी होती थी. आजकल गेहूं की रोटी को करते हैं, उसको फर्मेंट करने के लिए थोड़ी देर छोड़ देते हैं. फिर जब आप उसको खा रहे हो तो उसमें फ्रेश इंग्रेडिएंट्स जैसे कि प्याज डलेगा, क्योंकि प्याज आपको लू से प्रोटेक्ट करता है. जो गर्म हवा चलती है उससे प्रोटेक्ट करता है. पुदीना डलेगा, रोस्टेड क्यूमिन डालेगा. सो ऑल द कूलिंग इंग्रेडिएंट्स. Correct. And she gave that to her son. This sounds very yum, by the It's way. very yum. तो मैंने बोला आपके पास में थोड़ा और है तो आप मुझे भी दे दीजिए ये. And she almost pretended कि उन्होंने सुना ही नहीं है मुझे. She's like, हाँ दीदी आप ये अभी थोड़ी देर में खा लेना, सब्जी ठंडी हो जाएगी फिर आपको सही लगेगी. I kept on insisting. And she was just not listening to me. Like ऐसे मजाक में, हाँ अरे आपके लिए तो ये बनाया ना, अच्छा खाना बनाया आपके लिए, फ्रेश, आप ये खाओ. Then she literally sat me down and she said, दीदी आपको भाएगा नहीं. मैंने बोला नहीं मुझे बहुत पसंद है, मैं बचपन में नानी के जाती थी, हम बहुत खाते थे ये. तो वो हंसने लगे. She's like, आप ऐसे कुछ भी आके बोलते रहते हो हमारा मन रखने के लिए, आप ये आपके घर में ये थोड़े ना खाते होंगे. ऐसे नहीं खाते थे और अभी भी बहुत शौक से खाते, मैंने बहुत समय से नहीं खाया. So she said, ये तो गवारों का खाना है, देहातियों का खाना है, ये आपको थोड़े ना भाएगा. And now imagine all of this is happening. The child sitting in the same room, हम आंगन में बैठे थे उनके, बच्चा वहीं पे बैठ के वही खाना खा रहा है.
And I could literally see those expressions on his face. That's one sight I can never take out of my mind. वो बच्चे के चेहरे पे पूरे expressions की, अच्छा ये खराब है क्या खाना? खराब तो है मैं तो क्यों फिर खा रहा हूँ? मुझे क्यों खिला रहे हो? अगर खराब खाना है तो आप दीदी को नहीं दे सकते हो, तो मुझे क्यों दिया है ये खाना? And I was just, I didn't know how to respond, what to counter, what to ask also, because for her also it's coming from so many generations of conditioning, right? कि अगर आप खाना है. So that was one thing that just stayed in my mind. And उस वक्त इतना समय गांव में स्पेंड कर रहे थे, तो आई स्टार्टेड आस्किंग पीपल अबाउट आप क्या खाते हो, अच्छा पहले क्या खाते थे, बचपन में क्या खाते थे. I realized ये जो shame है ना नेटिव फूड्स को लेके, it's very ingrained. It's so deeply ingrained that you just want to break away from your native foods as soon as you can. हम देखते ही हैं ना, like so many of our friends, family who go live in the West, they say कि हमारा इंडियन खाना हम नहीं लेके जाते हैं लंच में, अचार नहीं, कभी नहीं लेके जाएंगे अचार, या because people feel our food stinks. There are so many It's such like stories we durian. have heard about Asian culture, right? Across Asia. Yeah. So this shame is very deeply ingrained and it happens on so many levels. अब बहुत ही सामान्य एग्जाम्पल अगर हम देखें, हमारा डाइट चार्ट अगर आप किसी भी साइंस की बुक में खोल के देखें, एक इंडियन डाइट चार्ट वुड हैव रोटी, वुड हैव सैलेड, दाल, सब्जी, चावल. Now that diet chart is taught to a child in Rajasthan. उसके दिमाग में आता है कि मेरे घर में तो खाना ऐसा नहीं दिखता, हमारे यहाँ तो चावल नहीं सर्व हो रहा है, तो हम तो बैलेंस डाइट खा ही नहीं रहे हैं. Correct. वो आके घर में माँ से बात करता है, माँ को बुरा लगता है कि मैं अपने बच्चे को पोषण दे ही नहीं पा रही हूँ. करेक्ट. फिर हमारे इतने सारे न्यूट्रिशनल चार्ट्स, इतने गवर्नमेंट पॉलिसीज होते हैं, इंटरनेट पे हम देखते हैं ये बैलेंस डाइट है, और हम क्वेश्चन करते हैं कि हम जो खा रहे हैं तो खराब खाना है, गवारों का खाना है. हमारे बैलेंस डाइट में हम बात नहीं कर रहे, मोटे अनाज की बात नहीं कर रहे हैं, नेटिव सब्जियों की बात नहीं कर रहे हैं. तो हम सोचते हैं कि यही एप्पल, बनानाज एंड कॉलीफ्लावर्स, ब्रोकली एंड ऑल द केल के बारे में हमने बचपन में पढ़ा है, एंड ऑल दीज आर द वेजिटेबल्स यू शुड बी हैविंग. बट कितने हमारे नेटिव ग्रीन्स हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं. हम and we don't want to know because it's not there in the textbook. Exactly. It's not there in whatever your nutritionist is suggesting. इट्स लाइक कि नॉर्थ इंडिया में कोई बच्चा पढ़ रहा है, मिल्क बैलेंस डाइट में आपके डाइट चार्ट में है, तो साउथ इंडिया का बच्चा, वो मिल्क तो उनका है ही नहीं, काउ मिल्क, दे डोंट कंज्यूम इट. Yeah. सो बट पढ़ तो सेम चीज पर रहे सेम हैं. चीज़ है. हमारे कितने गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं, ये स्पेशली प्रेग्नेंट विमेन के लिए इतने प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें गांव-गांव जाके उनको बताया जाता है कि आपको क्या खाना है, कैसे आहार लेना है, पोषण लेना है. अच्छी चीज़, बहुत खूबसूरत काम कर रही है गवर्नमेंट. बट जब आप उन चार्ट्स को देखते हो, उनको एक्चुअली बताया जा रहा है कि ये बैलेंस डाइट होती है, ये खानी है, तो वो क्वेश्चन करती है कि मेरे पास तो ये खाना है ही नहीं, तो मैं तो. एंड आप इमेजिन करो कितना इमोशनल ट्रॉमा उसकी वजह से हो रहा है. कि आई एम नॉट एबल टू प्रोवाइड फॉर माई चाइल्ड, आई एम नॉट एबल टू प्रोवाइड फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट एबल टू गिव गुड फूड. And that creates so many other social problems, that creates so many other mental problems as well. दिस इज़ एक्चुअली वेरी आई ओपनिंग एंड रिमाइंड्स मी ऑफ द फैक्ट दैट हमारी पॉलिसीज़, हमारी किताबी भाषा, हमारी एजुकेशन इज़ नॉट मोल्डेड. सब जेनेरिक है, सब ऊपर ऊपर के लेवल पर है. एंड इतनी हमारी जो स्ट्रेंथ है, डाइवर्सिटी हमारी, उसके हिसाब से वी फेल टू वर्क इन दिस कंट्री. Absolutely, we failed to work. आप देखो ना, आज you are coming from Delhi, I am from Rajasthan. Consider one friend of ours who's from like Hyderabad, another friend from Bombay. In fact, I was recently in Hyderabad with my friends, and all of us come from like different parts of the country, have had different upbringing. But आज हम साथ में मिलते हैं तो वही खाना खा रहे हैं, right? It's so Italian, pasta and pizza. homogenized. It's so homogenized. Yeah. And I'll tell you like this one incident which actually led me to start documenting food. So यहाँ जयपुर में ही some of my friends had come down. One is a Bengali, true blue blood Bengali, like born, brought up last 10 generations from Calcutta, and take so much pride in coming from that land. Amazing.
Another friend, Tamilian, living in Italy currently, living in Italy for last, I think, 10 years or so. And this another friend who was from Bombay but has grown all over the country. And I was there, grown in Jaipur. Now, the food that we ordered was so similar for dinner, and we were discussing, oh, I eat this salad all the time. I absolutely love it. And that just, it was very eye opening for me कि हम सब इतने अलग background से आ रहे हैं, सब कुछ अलग है. But look at us on this table today, nobody can say. Because हम same कपड़े पहन रहे हैं, we are buying from similar brands, we have similar haircuts, we talk in the same language. तो ऐसा क्या है which will make you stand out, which will define your cultural identity? And I feel भाषा सीखना ज़रूरी है. आप कहीं जा रहे हो, आपको शायद ड्रेसअप करना भी ज़रूरी हो सकता है, दैट्स अ पर्सनल चॉइस, बट हो सकता है. स्पेशली व्हेन यू आर कमिंग बैक होम, तब वो खाना ही तो है विच विल विच रिमाइंड्स यू ऑफ होम, विच कीप्स यू क्लोज टू होम. एंड दैट इवनिंग आई एक्चुअली वेंट बैक होम. मैंने घर पे जाके फ्रिज खोला एंड आई वॉज प्रिटी स्टन्ड, क्योंकि हम कभी रिफ्लेक्ट नहीं करते ना इस चीज़ पे कि कैसे हमारे घर का खाना बदल रहा है, हमारा पैलेट बदल रहा है. वी डोंट रिफ्लेक्ट ऑन इट. बट आई ओपन द रेफ्रिजरेटर एंड देयर वर लाइक बेल पेपर्स एंड देयर वाज ब्रोकली एंड all the things that we now consume on an everyday I'm basis. so shocked that broccoli और bell peppers हमारे indigenous खाने में नहीं आते. Yeah, but they are so much a part of our diet. मतलब there is hardly a day जब रेफ्रिजरेटर में नहीं होती है वो चीजें. Exactly. रोज And आता I है. was questioning कि जब मैं छोटी थी हमारे घर में तो बेल पेपर्स आते ही नहीं थे. हमारे सिर्फ वो हरी शिमला मिर्च आती थी. Okay. So even broccoli for that matter, we did not grow up eating broccoli, we did not grow up eating zucchini and your purple cabbage and all of that. It's very recent that these were introduced and we adapted it very fast. There is nothing wrong in adapting other foods, there is nothing wrong in appreciating other foods, eating other foods. But if we are switching it at the cost of our own, then we need to question. Because एक बहुत बड़ी cycle impact हो रही है. It's your climatic cycle as well. Exactly. It's impacting your cultural cycle also. It's impacting your health cycle Health also. cycle And as as you well. mentioned कि we adapted. But मुझे ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, हमारी bodies ने कहीं ना कहीं ये foods के लिए adapt कर लिया. But on a deeper level, there have been many health problems. But we tend to ignore them. बट उसका रूट कॉज हम कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. लेकिन अगर कभी आयुर्वेदिक सेंटर पे चले गए या कभी कोई आश्रम चले गए, खाना बदलते ही चीज़ें ठीक होने लगती हैं. And in fact, the quantity of food that you consume also. So if you see, our diets have become larger. Yeah. हम बहुत ज़्यादा खाते हैं as compared to what our body actually needs. बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि कब मेरा हो गया है. I know so many people in my family, we don't have that tuning with our body alarm anymore. Yeah. My nephew, he's like what, 4, पता नहीं क्या Peppa Pig and 2-3 कुछ cartoons हैं, उसको देखते देखते बच्चे को खाना खिलाएंगे and they take pride कि अभी हम ऐसे खिला रहे हैं तो देखना दीदी देखो ये करेला भी खा लेगा. But no, you should not be doing that क्योंकि उसको पता ही नहीं है करेला होता क्या है, उसका क्या स्वाद है. So we are so preoccupied. I see lunch में यहाँ office में if people are like during lunch people are watching something, उनके कान में earbuds है and they are eating. So you're not conscious about what you are eating. Very You're true. not conscious about how much you are eating, how much your body actually needs, how much grain does your body need. We eat so much grain today. It's disproportionate. हम अगर अपने एंशंट विजडम पे वापस थोड़ा चले जाएं तो हम खाना भी हाथ से खाते थे एंड देयर वाज अ रीजन हम इस मुद्रा का इस्तेमाल करके खाना खाते थे. यू सेड वी फील फुल वेरी मतलब हम फुल फील नहीं कर पाते हैं. इट्स बिकॉज यू सेड जैसे यहाँ पे बाजरा कंज्यूम करते थे, मिलेट्स टेंड टू कीप यू फुल फॉर अ लॉन्गर टाइम. अब लोग बाजरे की जगह चावल खा रहे हैं तो 2 कटोरी चावल की जगह 3 कटोरी चावल, यू रियलाइज ही नहीं होता. और आपकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, सो हेल्थ, क्लाइमेट, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, आई थिंक इट्स अ बिगर Your identity, your very being is impacted, you know. Yeah. So in fact, you talked about Hath Se Khana, and one of the most beautiful things that happened early in our journey
So you remember I told you we used to do these meals and we didn't give cutlery. So सब हाथ से खाना होता था. Even if like we once made this lasagna with kachri and lot of native Rajasthani ingredients in it. Bengan था उसके अंदर. There was cheese also? There was no, we didn't have cheese. हमने Okay. वो cashew का कुछ किया था उसके ऊपर. But and even the pasta sheets were actually beetroot and pumpkin. Wow. So there were no pasta in it. So we used the same technique of making a lasagna, but it was a very desi format of it. And आपकी एंट्री होती है मास्टर शेफ में. thank you. But you know, one of the most beautiful things that happened after every meal. People came up and said, यार हमने सोचा था कि it's like a dining experience, तो एकदम अच्छे से खाएंगे and बहुत Candlelight सारा में, खाएंगे. हाँ. Candlelight चलो ठीक है वो ambience वगैरह. But they said हमने बहुत कम खाया. And I still feel full. I feel content and I feel happy. I took less of food than my regular diet and I feel satisfied. And that made us reflect कि हाथ से खा रहे हैं, कोई distraction नहीं है, phone नहीं है. All of that enhances, aggravates your experience of consuming. It makes you full sooner. It makes you realize आपकी body को कितनी ज़रूरत है. Plus like your fingertips have receptors. So it sends a signal to your brain कि खाना आने वाला है, अभी digest करना है, start releasing the enzymes. Even sitting on the floor, we used to sit on the floor, ऐसे झुकते थे, खाना ऐसे उठाते थे, Yeah. and जब भी आप बेंड होते हो ना, तो आपका स्टमक वो डाइजेशन अच्छे से करता है. So this was also a part of the process. अभी ये कुर्सी आ गई है, तो पूरा कल्चर ही बदल गया है. हाँ, समय के साथ बदलना एंड अडेप्ट करना इज गुड. लॉट ऑफ नेटिव थिंग्स. आई एम नॉट हेयर टू ग्लोरीफाई कि सब कुछ बहुत अच्छा होता था और वैसा ही खाना चाहिए. नहीं, आवर फूड एक्चुअली इवॉल्व बेसिस आप कहाँ पे हो, क्लाइमेट क्या है, क्या ज़रूरतें हैं, उस हिसाब से इवॉल्व हुआ. आज ट्रांसपोर्टेशन है तो मैं नहीं कहूँगी कि आज भी आप जाके ना बेरीज वहाँ से कहीं से फॉरेज करके लेके आओ जंगल से और खाओ. इट्स नॉट प्रैक्टिकल. इट्स स्टूपिड इफ समबडी इज यू नो प्रॉम्प्टिंग यू टू डू दैट. बट वो अडेप्टेबिलिटी को कभी कन्वीनियंस ने सुपरसीड किया एंड टुडे एवरीथिंग हैज बिकम सो मच अबाउट जस्ट कन्वीनियंस. I was recently in Hyderabad in the knowledge city and one of my friends worked there, so I had gone to meet him and that guy came down और वहाँ आसपास काफ़ी सारे fancy you know restaurants and cafes, breweries, roasteries, everything was there. It was pretty, you know, like especially when you visit for the first time, like wow, this is so nice and blingy. Then he started sharing कि एक दो दिन fascinating लगता है, then it becomes a part of your habit loop. He said, I'm spending more than 60% of my income on actually consuming all these things, which is not just food but also the brands and everything that's around, which impacts how you look at yourself mentally, psychologically, how you look at your society. And how it has become a part of your habit loop कि अभी ये consume करना है तो मुझे इतना पैसा चाहिए तो मैं ऐसा करूँगा. So I might just, you know, kill myself to death but make that money because I need to consume that, I need to go to that place. It's pretty awful if we are making people ashamed of what This they is eat. so deeply ingrained and It is, it's- we are talking and now I'm realizing हाँ यार मतलब All ऐसा of it होता is है. built in that manner. Yeah. आप सोचो ना, डिजाइंड ही ऐसे है कि कोई सुबह 9 बजे ऑफिस आ रहा है, वो उसको गधों की तरह काम करवाया जा रहा है, उसको नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एक चमकती चीज दिखाई जा रही है कि वो रेस्टोरेंट है, उधर जाके तुम्हें खाना खाना है. Now to be able to afford that 3,000 4,000 का cover, you have to slog your life out. So all of this is designed in a manner to keep you hooked. It's Very true. insane what we are doing to humanity. Well, you have traveled so much. I don't know if you have traveled apart from Rajasthan, मतलब deeply अगर इंडिया में पूरा कहाँ कहाँ गए हो. And I have traveled. So राजस्थान अभी मैंने recently करा था last year ही, and I was able to cover the remote areas of बाड़मेर, बीकानेर. बहुत ज़्यादा कुछ ट्राई नहीं करा फूड में, बट आई गॉट टू ट्राई केर सांगरी.
I also got to try a lot of other dishes. सांचल फोर्ट में there is this place, very beautiful place in बाड़मेर, and उन्होंने सर्व करी थी काफ़ी सारी डिशेस. अब मैं नाम भूल रही हूँ, but maybe you can describe me about the food of बाड़मेर. Then also other places in राजस्थान. कहाँ कहाँ क्या सो मिलता है? बाड़मेर की अगर बात करें या एज अ कॉम्पोजिट मारवाड़ रीजन की बात करें जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान है, वहाँ आपको क्योंकि डेजर्ट है, इट्स द थार डेजर्ट बेल्ट ऑफ आवर कंट्री, राइट? तो आपको काफ़ी इन्फ्लुएंस दिखेगा, इनफैक्ट काफ़ी सिमिलैरिटीज़ दिखेगी पाकिस्तान के सिंध रीजन में और राजस्थान के ये जो मारवाड़ रीजन है, क्योंकि ड्राई एरिड कंडीशंस थी, ज़्यादा खाने को चीज़ें नहीं थी. तो जैसे आप केर सांगरी की बात करो, अभी केर सांगरी क्या है? टुडे इट्स ऑफ कोर्स अ वेरी ग्लैमराइज्ड डिश, और राजस्थान आए तो केर सांगरी खानी ही But है. let's just be glad about it. Yeah, it is fantastic. But how did केर सांगरी came into being? क्योंकि प्रोड्यूस ही नहीं, आपके आसपास कुछ उग ही नहीं रहा है. So केर is a wild berry and सांगरी is a wild bean. It grows like a pod. फली है. तो लोग जंगलों में जाके उसको फॉरेज करके लाते थे. आज आपको 1800 रुपए किलो सांगरी मिलती है, वेरी एक्सपेंसिव. क्यों मिलती है? क्योंकि उसको एक्चुअली कोई इंसान फिजिकली एक जंगल में जाके वो एक एक सांगरी को तोड़ तोड़ के लेके आ रहा है आपके It's a royal लिए. dish, man. इट इज राइट. बट वेस्टर्न राजस्थान में इसी तरीके का आपको खाना मिलेगा. अभी हमारे यहाँ वेस्टर्न राजस्थान में एक होता है कुमठिया, कुमठ भी बोलते हैं उसको. सो दैट्स अगेन अ पॉट, एक फली है जो पेड़ पे लगती है. उस फली को खोल के बीच में से उसके अंदर बीज होते हैं, 3 से 4 बीज होते हैं एक फली के अंदर. उन बीजों को निकाल के सुखाया जाता है और उससे कुमठिए की सब्जी बनाई जाती है. तो आप सोचो किसने सोचा होगा कि वो एक फली उग रही है एक रैंडम पेड़ पे, उसके बीज निकाल के खाने हैं. अब कुछ नहीं उग रहा तो वही दिख रहा है. वो फली भी खानी है, फली के बीज भी खाने हैं. बीज अपने आप में एक अलग सब्जी है. So that is how the cuisine of Western Rajasthan actually developed. You would see a lot of influence of these wild beans, berries. काफी preservation techniques आपको दिखेंगी. Sun drying, like a Marwadi can sun dry every single thing. Like हम right from our buddies and papads to our greens, हम पत्ते, हरे पत्ते तक सुखा के रखते हैं कि गर्मी में नहीं मिलेंगे तो इसको खाना है. This is very similar to the cold desert of India, Ladakh. या लद्दाख में भी होता है. इनफैक्ट दे हैव अ वेरी टिपिकल नेम टू दैट टेक्निक जिसमें वो सन ड्राई करते हैं. बट या सो यू वुड सी लॉट ऑफ प्रेजर्वेशन टेक्निक्स. अचार बनाना काफी कोर है राजस्थानी स्किन में. एक अचार ऑफ एवरीथिंग. हमारे यहाँ क्या, लहसुन का अचार, अदरक का अचार is like a fermentation का process. Yeah, it's like you're fermenting with oil and salt, right? And I have, in fact, like I was in Mandava and I met the royal family of Mandava there, a few of the people. And they were describing कि उनकी हवेली के पास में एक छोटी हवेली थी जो उन्होंने after some time, like the family who used to own that haveli, they had moved overseas, etc. So the Mandava family bought that haveli. एंड वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी अचार की बर्नियाँ निकली. अब वो अचार कुछ 20-25 साल पुराना अचार. Oh shit. एंड दे एट दैट अचार और वो काफी अच्छा था. तो आप सोचो क्या टेक्निक होगी फर्मेंट करने की, क्या टेक्निक, बिकॉज इट्स प्रेजर्वेशन, राइट? द होल पॉइंट ऑफ प्रेजर्वेशन इज दैट यू आर एजिंग समथिंग एंड इट शुड टेस्ट बेटर. बट टुडे अगर हम अचार खरीदते हैं तो वो कुछ दिनों में खराब हो जाता है. सो दैट स्किल कि उसको कैसे फर्मेंट करना था is gone. Yeah, so Italians consume wine with their pastas and all, and we consume achar. Wine, cheese, कितनी. It's all about balancing your plate. Yeah, and fermentation is very good, especially in extreme climates. जैसे आप पहाड़ों में भी देखेंगे काफी fermentation होता है. क्योंकि you need that bacteria to digest all of the food that you are consuming. Northeast में they ferment their rice, make local beer or wine out of it. So many things they make. Northeast has a fantastic culture of fermentation again. So we were talking about Western Rajasthan जहाँ इतना fermentation होता है, preservation, sun drying होता है. Then उससे थोड़ा सा अगर हम पीछे की साइड चलते हैं in the geographical map of Rajasthan, बड़ा ही interesting है. So ये मारवाड़ which is the desert belt, and then एक है शेखावटी जो आपने सुना होगा, which is known as the open art gallery of Asia because of the frescoes that they have and such a beautiful region. So it's
comprises of 3 districts, चूरू, सीकर एंड झुंझुनू. अब वहाँ का खाना और इंटरेस्टिंग है क्योंकि वहाँ पे डेजर्ट का काफी इन्फ्लुएंस है. दे हैव लाइक अ सेमी ड्राई एरिड सॉर्ट ऑफ सिचुएशन. बट वहाँ के मतलब वहाँ पे कुछ उगता है, कुछ उगता है बट इतना नहीं उगता है. कुछ कुछ होता है. हाँ, कुछ कुछ होता है. बट ये हमारे ट्रेडिंग रूट पे पड़ता था और वहाँ लाइक दोज एरियाज फ्लरिश्ड. सो यू वुड सी मोस्ट ऑफ द मारवाड़ीज हु ट्रैवल्ड टू कैलकाटा, बॉम्बे, ऑल द पोर्ट सिटीज, दे केम फ्रॉम दिस रीजन. शेखावटी रीजन से आते थे. सो दे वर ऑल ट्रेडर्स. They were traveling. They had access to all the foreign ingredients. So आप उनके खाने में देखोगे ड्राई फ्रूट्स काफी यूज करते हैं, जबकि राजस्थान में इतना ड्राई फ्रूट का है नहीं. काजू, किशमिश, पिस्ता नहीं है. आप of course in royal cuisines and all you would find, but otherwise it's only the Marwadi traders who were traveling. They had access. सैफरन का एक्सेस मिला. तो वहाँ के खाने में आपको ये सारी एग्जॉटिक रिच चीजें दिखाई देगी. सैफरन कश्मीर से कहाँ से आ गया उनके पास, और ये बाहर से इट आया? वॉज अ ट्रेडिंग रूट, राइट. तो जितने भी मसाले और जो चीजें वहाँ पे मिलती थी वो तो इतना खूबसूरत है. आप मतलब वहाँ के फ्रेस्कोज में देखोगे. दिस वन हवेली वी वेंट टू एंड दे वर लाइक एविड ट्रैवलर्स अगेन, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए ट्रैवल करते थे. तो उन्होंने ऐसे पहली जब रेलगाड़ी आई तो उन्होंने अपने घर में पूरी रेलगाड़ी का वो सब पेंट करवा रखा है. फिर घोड़ा गाड़ी, हाथी गाड़ी, एम्बेसडर्स वहाँ पे इतनी खूबसूरत उन्होंने वो पूरी बना रखी. तो उनके ट्रैवल के जितने भी इन्फ्लुएंसेस थे वो उनके घर में दिखते थे. उनकी जो वो पेंटिंग्स बनवाते थे, म्यूरल्स बनवाते थे, उसमें दिखते थे. बट सबसे ज्यादा उनके खाने में दिखते थे. अब वेरी इंटरेस्टिंगली मारवाड़ और शेखावटी के बीच में लाया करता है दिस रीजन विच इज कॉल्ड बागाड़, जो कि 2 डिस्ट्रिक्ट है, गंगानगर और हनुमानगढ़. Right. बट दिस इज ऑन द बॉर्डर्स ऑफ राजस्थान And Punjab. पंजाब एंड हरियाणा बॉर्डर. सो देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस. और वहाँ पे महाराज गंगा सिंह जी ने कैनाल भी बनवाया था, गंग कैनाल, जिसे अभी इंदिरा गांधी कैनाल के नाम से जाना जाता है. Right. सो बिकॉज ऑफ दैट लॉट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी वाज देयर. मतलब हरा भरा इलाका है ये. वेरी ग्रीन एंड फ्लरिशिंग. एंड आप बोलो किस चीज की खेती, मतलब सिट्रस फ्रूट्स वहाँ पे काफी उगते हैं. आई थिंक इंडिया का पहला किनू इज हाइब्रिड जीएमओ प्रोड्यूस, तो सिट्रस फ्रूट. तो पहला किनू गंगानगर में उगाया गया था. They have massive orchards of citrus fruits, of shehtoot, and wheat is grown extensively, mustard is grown extensively. So that's like Ganganagar is actually known as the food basket of Rajasthan. So they grow a lot of food. And their influence is very different. In fact, my research there was so shocking. वहाँ पे lot of people shared कि आपके यहाँ तो दाल बाटी खाते होंगे ना. हमने तो दाल बाटी बनाना तब सीखा, वो फोन आया था तो यूट्यूब पे देख के दाल बाटी बनाना हमने सीखा. सो इमेजिन दिस इज अ पार्ट ऑफ राजस्थान जहाँ लोगों के लिए दाल बाटी इज नॉट अ स्टेपल. मोस्ट ऑफ द पीपल आई मेट इन हनुमानगढ़ एंड गंगानगर. दाल बाटी not being a part of a state, a region from Rajasthan. Yeah, so most of the people I met in गंगानगर and हनुमानगढ़ या तो उन्होंने दाल बाटी कभी नहीं खाई है, या फिर वो कभी कोई जोधपुर गए, जयपुर गए तब उन्होंने खाई है, और घर पे तो बनाते ही नहीं है. बट वहाँ पे पंजाब और हरियाणा का काफी इन्फ्लुएंस है. Right. फिर खेती काफी करते हैं, तो कैटल है सबके पास में. वहाँ पे there were barely any dairies in those villages, क्योंकि सबकी खुद की कैटल है तो खुद का ही दूध दही निकल रहा है, और उसका इन्फ्लुएंस उनके खाने में काफी है. तो वो मलाई की सब्जी बनाते हैं, वो मिर्च मलाई की चटनी बनाते हैं, प्याज मलाई की सब्जी बनाते हैं. सो डेयरी काफी यूज करते हैं वहाँ पे. वहाँ पे आप मानो कि नहीं, मतलब लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट ऑल्सो कढ़ी स्टेपल. दे डोंट इवन आस्क यू कि कढ़ी चाहिए. कढ़ी सर्व लाइक वाटर, कि ये तो आपको लेना ही है, क्योंकि डेयरी इतना है Right. वहाँ पे. फिर थोड़ा और नीचे आते हैं तो हमारा जो बेल्ट है, जयपुर बेल्ट, जिसे ढूंढार बोलते हैं, जिसमें आपका दौसा, टोंक, जयपुर, ये रीजन्स आते हैं. दिस इज वेरी कॉस्मोपॉलिटन, स्पेशली बिकॉज ऑफ जयपुर, क्योंकि जयपुर में इतने इन्फ्लुएंसेस रहे. आप थोड़ा सा टुवर्ड्स द राइट जाते हो, जो कि आपका मेवात रीजन आ जाता है, जहाँ भरतपुर है, डूंगरपुर है, धौलपुर है. वहाँ पे एक अलग एमपी का इन्फ्लुएंस आपको काफ़ी दिखता है. मेवाड़ रीजन विच इज़ द उदयपुर बेल्ट, चित्तौड़ बेल्ट, वहाँ का अपना क्यूजीन काफ़ी अलग है. वहाँ पे यू वुड सी अ लॉट ऑफ
डिजर्ट्स वहाँ के काफ़ी पॉपुलर हैं, खाने में मीठा का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है. So that's how like Rajasthan in itself is a country. It's a thali. Yeah, Thali within a thali. Thali India is a within- thali, Rajasthan is also a thali. Every state is like a thali within every a thali. state. In fact, when I started researching, I realized every state of our country is actually a country in itself. हर स्टेट में इतनी डाइवर्सिटी है, आपकी लैंग्वेज डाइवर्सिटी, क्लाइमेट डाइवर्सिटी, ज्योग्राफिकल फीचर्स अलग है. देन यू कांट लेबल समथिंग कि ये राजस्थानी फूड है, या ये गुजराती फूड है, ये हिमाचली फूड है. Actually, कांट हैपन. yeah. We are very diverse, and that's Yeah. where, you know, the incredible India we used to talk about, and the unity in diversity, that's where it comes in Yeah. place. We need to save this. It'll be gone otherwise. So when we talk about our थाली सपोज, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेट एंड आजकल हम बहुत डाइट के बारे में बात करते हैं कि हमारा एक बैलेंस डाइट होना चाहिए. पढ़ते तो स्कूल में भी थे, बट यू नो प्रोटीन्स इतना ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स भी होना चाहिए उसमें, फाइबर भी होना चाहिए उसमें. सो शहरों में जैसे दिल्ली का कोई ऐसा नहीं है खाना कि मैं बोलूँ यार दिल्ली का ये खाना है. दिल्ली में क्या है, छोले भटूरे एंड ऑल. नो. सो अभी घर में हम खा रहे हैं तो सैलेड होगा, रोटी होगी, दही होगा, पनीर का कुछ होगा प्रोटीन कंप्लीट करने के लिए, और फैट्स होंगे. सो हाउ, सपोज वी टॉक अबाउट राजस्थान, हाउ डू वी डिफाइन दिस प्लेट? लाइक प्रोटीन कहाँ से मिल रहा है लोगों को? बिकॉज पीपल आर सो कंसर्न्ड अबाउट प्रोटीन आजकल. So I'm not the right person to comment on it from a nutritional perspective, but I think it was all balanced, also considering the climate and the geography you are in. So यहाँ पे जैसे grains इतने नहीं थे, आप millets खा रहे हो. राजस्थान में ज़्यादातर मोटा अनाज ही खाया जाता था. तो that would add another layer of Fiber nutrition and, that you हाँ. needed. जो कि आपको आज मॉडर्न डे स्टेपल्स जो आपके गेहूं है या चावल है उससे नहीं मिल रहा है. फिर लेंटल्स काफी कंज्यूम की जाती थी. प्रोटीन आ गया. प्रोटीन आ गया. सो प्रोटीन वही था. डेयरी, वेरी हाई कंपोनेंट ऑफ डेयरी, छाछ, दही, राबड़ी हमेशा रहता था. इनफैक्ट थ्रू आउट द डे आप 3 बार डेयरी कंज्यूम कर रहे हो. सो वो प्रोटीन एक अलग से सप्लीमेंट लेने की उसमें जरूरत नहीं थी. And also there are a lot of these nutrients which your body is creating, but you need to absorb, which the modern diet doesn't allow, the traditional diet did. Yeah, so I think this is also very related कि हमने अपने इंडिजिनस इंग्रेडिएंट्स को इग्नोर करके जो मॉडर्न इंग्रेडिएंट्स को अपनाया है, तो हमारी जो प्रोफाइल है बॉडी की, न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है, हमारा गट सिस्टम है, everything has just gone for a toss. Big time. Even our palate, you said that our palates do not understand bitter things now. What does that mean? If you look at any cuisine in India, it comprises of 5 tastes: sweet, sour, bitter, astringent. अभी आज आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ, you even go to restaurants which are serving you like a authentic Punjabi meal or authentic Rajasthani meal or whatever. आप देखोगे कि the plate is so heavy on the salty side and the sugary side. या तो आपको नमक दे के एंटाइस किया जा रहा है, उस खाने से हुक किया जा रहा है, या शुगर दे के, because these are addictive foods, right? Ketchup is literally sugar. अब इस सबके चक्कर में, and I work with lot of restaurants, lot of chefs where the constant challenge is कि okay, this sounds beautiful, you know, we should include all the फ्लेवर्स. मराठी में इसको बोलते हैं तिक्त मीट घूल भात. तो वो सारे कंपोनेंट्स अपने खाने में इन्वॉल्व करते थे. राजस्थान में भी हम करते थे. अक्रॉस इंडिया इट वाज. बट यू आर टेकिंग अवे दोज कंपोनेंट्स. आज हम कितना बिटर फूड खाते हैं. बट उसका रोल क्या है बिटर फूड खाने का? ओके, यू नेम 3 बिटर फूड्स. करेला ऑन टॉप, रेस्ट आई डोंट नो. एग्जैक्टली. बट अगर मैं राजस्थानी फूड की बात करूं, हमारे यहाँ दाना मेथी काफी ज्यादा खाया जाता है. तो नीम को आप खाते नहीं हो, मतलब मेडिसिनल वैल्यू के लिए आप खा लो, बट ऐसा नीम का कुछ डिश राजस्थान में तो नहीं होता है. वन ऑफ आवर फॉलोअर्स फ्रॉम MP once sent us this नीम के फूलों की वो लोग सब्जी बना के खाते. मुझे तो पता भी नहीं था कि नीम के फूल को खाया जा सकता है. So this was across India. Bitter foods, astringent foods, pungent foods, they were a part of our diet.
And these flavors were essential for digestion perspective, for medicinal benefits also. All these bitter foods have such great medicinal value. आप अगर कोई traditional Bengali meal always starts with something bitter. Why? Because it has a medicinal role to play. Now we are not doing that, and hence then we complain कि all these traditional foods are not something that we can digest. You can't digest because you're not eating it the right way. I did not. So growing up in a Marwadi household, it was only until last year I did not know कि बाजरे की खिचड़े को खाया कैसे जाता है. So बाजरे का खिचड़ा, क्योंकि बाजरे की तासीर बहुत गर्म होती है, you are served with lots of ghee. And I would always complain कि मम्मा इतना घी नहीं खाना है, कम करके दो, क्योंकि हम उसको हमेशा चम्मच से खा रहे होते थे. And then I would complain कि I'm feeling very bloated, I'm not feeling nice, अगली बार से मैं नहीं खाऊंगी बाजरे का खिचड़ा. That's how most of us grew up. But while I was researching and I had the opportunity to spend time with so many families on grassroots in rural Rajasthan, I learned कि वो जो इतना घी दिया जा रहा है आपको, you actually have to like emulsify. तो उसको आप ऐसे 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 जब पूरा हाथों से mix करोगे, at one point it gets to this frothy white consistency. And that is what you are supposed to eat, so that you are able to digest. So it also enhances the taste, the flavor profile. अब जैसे शेखावटी में बाजरे के खिचड़े के साथ में वो अमलाना या उसको इमलवानी बोलते हैं, which is basically tamarind water that's spiced with cumin. They serve that with their बाजरे का खिचड़ा, क्योंकि उसकी तासीर ठंडी है, तो वो आपको उसको बैलेंस करने में हेल्प करेगा. Now all these nuances are lost, right? वो बाजरे में घी डाल के खाना है वो तो पता है, बट उसको कैसे मिक्स करके खाना है वो तो पता ही नहीं है. कोई भी नहीं है ये बताने वाला. You're not taught about all of that. Correct. So वो cultural nuances are not just about कि क्या खाना है, कितनी मात्रा में खाना है. आपको दाना मेथी की सब्जी राजस्थान में काफी खाई जाती थी, but it would never be served like a आलू की सब्जी और a पनीर की सब्जी का quantity. It would always be served like this. राजस्थान में आप देखो कि बहुत सारे condiments होते हैं. तो लहसुन की चटनी, मिर्ची के टिपोरे, दाना मेथी की सब्जी, कोई आपकी एक लौंजी होगी जो कि खट्टी मीठी होगी. सो लॉट ऑफ दीज लिटिल कंपोनेंट्स वर एडेड बिकॉज सब्जी का एक्सेस इतना ज़्यादा नहीं था, बट यू हैव टू सर्व द फुल मील, तो वो सारी चीज़ें होगी. देन देयर वर these condiments were also served so that they add a layer of flavor, because sometimes your main dish might not be that exciting, might not even be that flavorful. So all of these things are taken care of very naturally. So full meal की बात हम करते हैं, मीठे में क्या सर्व किया जाता था? राजस्थान में lots of मीठास. So one very staple thing जो आज भी मतलब कोई भी फेस्टिवल है, तीज त्योहार है, शादी है तो बनेगी, which is लापसी, जो कि बेसिकली आपका गेहूं का मोटा आटा, बहुत ही मोटा पिसा हुआ गेहूं होता है, कूटा हुआ एक्चुअली, हैंड पाउंडेड, उसको स्लो रोस्ट किया जाएगा देसी घी में. लाइक आज भी हमारे घर पे इनफैक्ट जस्ट येस्टरडे देयर वाज अ पूजा एंड दिस वाज स्लो रोस्टेड फॉर आई थिंक ऑलमोस्ट 6-7 hours to the point where it gets this red color and it starts giving out that very nice aroma. और फिर उसमें डाला जाता है जैगरी वाटर और उसको पकाया जाता है. सो इट्स लाइक अ मोटे आटे का हलवा मान लो आप एक तरीके से. तो वो राजस्थान का सबसे स्टेपल एंड द मोस्ट बिलवेड डिश दैट यू वुड एवर सी, स्वीट डिश. एंड लापसी आई डोंट थिंक आपको किसी भी दुकान में कभी मिलेगी. लापसी घर में ही बनती है. हलवाई होते होंगे जो ऑर्डर पे बनाते होंगे, बट यू वुडंट अदरवाइज फाइंड इट दुकानों में. ये सब जो कलाकंद वगैरह मिलता है, मिठाई यहाँ पे, वो तो सब है ही, वो तो सभी को पता है. कलाकंद है, मिश्री मावा है, फिर जयपुर का घेवर बहुत फेमस है. बट दिस इज नॉट मिल्क बेस्ड, डेयरी बेस्ड. घेवर नहीं, घेवर इज नॉट डेयरी बेस्ड, वो मैदा से बनता है. घेवर फीनी है तो सांभर की फीनी. आप जोधपुर साइड जाएंगे तो अच्छा, बीकानेर के रसगुल्ले बहुत फेमस है, विच इज इवन आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ, बिकॉज इट्स बंगाली मिठाई, बट अपेरेंटली बीकानेर के बहुत से कारीगर हैं जो बंगाल में जाके रसगुल्ले बनाते. दे आर सो गुड विद देयर क्राफ्ट ऑफ मेकिंग रसगुल्लास. ये जोधपुर में गुलाब जामुन की सब्जी का क्या राज है? मैंने खाई है वो.
What is this thing? हाँ मैंने भी खाई है। इनफैक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जियां जोधपुर में बनती हैं और मिलती हैं, जैसे कि चक्की की सब्जी है विच इज़ बेसिकली, और वीट ग्लूटेन जिसे इटालियन क्यूजीन में सेटिन भी बोलते हैं, तो वैसा ही एक उसका राजस्थानी भाई मान लीजिए, उस चक्की की सब्जी वो लोग बनाते हैं। That sounds way better than गुलाब जामुन की सब्जी। आई हैव इवन हैड रसमलाई की सब्जी फॉर मलाई की रोटी। Malai ki roti is a good thing, okay? Let's not call out malai ki roti. But yeah, I have not been able to trace any where it started. It might have been कि किसी रसोइये ने कभी बनाया, या कोई ढाबा था जहाँ पे बननी शुरू हुई, हो सकता है वो गलती से डल के बन गया, ऐसे ही कुछ इनोवेशन रहा होगा मेरे हिसाब दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। मैं अभी वियतनाम से आई हूँ, सो वहाँ पे देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एग कॉफ़ी। yeah. नाउ यू आस्क ये एग कॉफ़ी कहाँ से आई भाई? सो देयर वाज दिस बारटेंडर, एंड जब वहाँ पे वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 की बात है शायद, तो उस बारटेंडर ने देखा देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ मिल्क, सो मिल्क वाज अ लग्जरी बैक देन, ही एडेड eggs. He wished those eggs, he added them to the coffee, and that's how egg coffee originated. I'll tell you one more thing. वहाँ पे they get this banh mi, their most popular thing in Vietnam, and that got originated because of French influence. Okay. So people saw that कि वहाँ पे आपका wheat की कमी हो गई है war के time पे, so they bakers added rice flour. So it gets a very crunchy flavor, and वो baguette से छोटा होता है. Okay. So I mean all of these food items originated because of a scarcity of the war, because people wanted to survive. Recently, I was working with this tribal community of Karnataka. Kunbi नाम है ट्राइब का। तो वो ट्राइब में एक रूट वेजिटेबल उगता है, ट्यूबर, विच इज कॉल्ड मुडली। अब वो मुडली इतने बड़ा मतलब द बिगेस्ट मुडली दैट this person I was talking to, he had seen was 98 kgs. Imagine a 98 kg tuber, उसको निकालना कितना challenging होगा। Now this community वहाँ पे सूखा पड़ा था, famine आया था, and they had nothing to eat, absolutely nothing. That was when this mudli actually became their staple food, because this was the only climate resilient crop that was growing in that region. And that community आज अगर वो survive कर रही है, वो tribe जिंदा भी है, it's only because of that mudli. Wow. तो आप सोचो, मतलब नेटिव जो क्रॉप्स हैं वो कितने अमेजिंग होते होंगे कि एक पूरी कम्युनिटी को उसने बचा लिया। सो नेटिव की बात करते हुए मुझे रिमाइंड हुआ, इन द स्टार्टिंग आई आस्क्ड यू, वी ईट एवोकाडोस, expensive stuff. Blueberries, again very expensive. Do we have in India the replacement for avocados or blueberries? There are a lot of native berries, you know, जैसे यहाँ राजस्थान में या इवन महाराष्ट्र साइड, गुजरात साइड करौंदे उगते हैं, जो कि these are like wild खट्टे berries. आप साउथ में जाएंगे, आंध्रा में, कर्नाटका साइड में, तो मनत्थकाली बेरीज उगती हैं, वो ब्लैक कलर की बेरीज होती हैं। झाड़ी बेर आपने शायद देखे होंगे, छोटे लाल रंग के बेर होते हैं, जो हम जब ट्रिप्स पे जाते हैं तो वो साइड में झाड़ियों में लगे हुए होते हैं। सो देयर आर मल्टीपल सच वाइल्ड बेरीज विच हैव अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स एज वेल, लाइक करौंदा जो है, इट्स सो गुड फॉर PCOD, इट्स सो गुड फॉर यूरिनरी इन्फेक्शंस एज वेल. It's very good for women health from overall perspective. करौंदा कहाँ मिलता है? Because I'm sure करौंदा राजस्थान में उगता है, गुजरात, महाराष्ट्र में उगता है। करौंदे के अलग अलग साइकिल्स होते हैं, लाइक यहाँ पे यू वुड सी ग्रीन करौंदा, बट महाराष्ट्र में एक डार्क पर्पल या ब्लैक से कलर के करौंदे मिलते हैं। सो एवरी रीजन हैज देयर ओन वाइल्ड बेरीज. But we don't know their names, so we all classify them as wild berries. ऐसा ही wild greens के लिए, मतलब actually I should not be using the word wild, because they were growing abundantly around us. अब बथुआ, आज बथुआ मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, but बथुआ actually it's a weed, so it grows like randomly. आपके खेतों में बथुआ उगता है, बथुए का साग बनता है ना, साग बनता है, बट अब बहुत कम अर्बन मार्केट्स में आपको बथुआ मिलना इज वेरी चैलेंजिंग। वो कहीं दूर जाके कोई सब्जी वाला होगा जो लेके बैठा होगा, बट हमें क्योंकि उस खाने के बारे में पता नहीं है, हमने कभी सीखा नहीं, तो हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं कि ये वाइल्ड फूड है,
It's not wild food. It was growing. It was always there around you. मेरे को ये बात याद आ रही है, मैंने कहीं पढ़ा था और बहुत लोकल लोगों ने भी इस बात का जिक्र करा है कि ब्रिटिशर्स बिकॉज ऑफ द ऑर्नामेंटेशन पर्पस एंड रिक्वायरमेंट दे प्लांटेड सो मैनी ट्रीज इन इंडिया जिसने सॉइल की एक दो Absolutely. क्वालिटी है वो ख़राब कर दी, आसपास के जो पेड़ हैं उनको ख़त्म कर दिया. सो जो हमारे पेड़ थे खुद के, remind me, there's this tree in India which requires less water. I think grown around areas where vegetation is not that much. But वहाँ पे कुछ ornamental पेड़ लगाए गए तो वो वाला जो indigenous पेड़ था वो उगना ही बंद हो गया. So this also has been done and I'm sure इसका Absolutely. effect हमारे diet पे भी आया होगा. काफी ज्यादा. सो वन सच ट्री, उसको यहाँ नेटिव भाषा में बावरिया बोलते हैं क्योंकि वो बावरा पेड़ है. इट ग्रोज लाइक वाइल्ड. सो ब्रिटिशर्स एक्चुअली प्लांटेड इट सो दैट इट लुक्स ब्यूटिफुल. It looks beautiful, definitely, but it actually impacted our soil health so much कि हमारे जो native acacias थे, they started dying. So babool, which thrives like anything, Babool, exactly. को उसने बहुत impact किया. Even a lot of other native trees were also impacted, and it's जहरीला है वो पेड़ एक Exactly, तरीके से. exactly. Okay, so कुछ कलरफुल बात करते हैं. Let's talk about sweets. And अभी lunch time भी I हो रहा love है. colors. So before this refined sugar came, I'm sure there must be natural sweeteners जो हमारे ancient लोग use करते आ रहे होंगे. Can you talk about that? Yeah, a lot of sweeteners, right? So गन्ने का रस सबसे पहले तो, फिर गन्ने के रस से बनने वाला गुड़, उसके बाद में गुड़िया शक्कर काफ़ी खाई जाती थी, which is like powdered jaggery format. बूरा यहाँ काफ़ी खाया जाता था. मिश्री, जो डली वाली मिश्री, if you have seen, जिसमें वो धागा डाल के बनती थी, मिश्री को स्वीटनर की तरह यूज किया जाता था. And more than anything, so during COVID, I did this experiment where for almost 6 months I was off sugar. And I realized कि हमारे जो fruits हैं, they are the first source of natural sugar, right? So if you are making a smoothie, just put a banana into it. You don't need any meetha. You freeze a banana and you put it. It tastes as sweet as what any other sweetener would. Yeah. So we do not actually need so many, sweeteners to What begin about dates? with. You can add dates. Dates, absolutely. Such great source of natural sugar. And I think in Rajasthan dates तो काफ़ी उगते हैं, काफी यूज भी किए जाते हैं, मिठाइयों में भी यूज किए जाते थे, अब नहीं किए जाते हैं. अच्छा, must be replaced by refined sugar only. या शुगर, इट्स कन्वीनियंट टू यूज ना. आप उसको स्टोर करके रख दो. अभी डेट को तो आपको संभालना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा. चीनी तो रखी हुई है, उसको डालना भी आसान है, वो घुल भी जल्दी जाएगी. अगर आपको डिजर्ट में जैगरी यूज करना है तो उसका पहले गर्म पानी बना के यूज करना पड़ेगा. सो all these convenience, as we were talking about, वो supersede करने लग गया. Anjeer is also quite sweet. Anjeer is quite sweet, absolutely. Yeah. And almost tastes like a date. Yeah. In fact, I feel like a lot of desserts that we have, as amazing as they are, we don't really need them. I mean, I love fruits as desserts, so I that's had a this personal Anjeer bias. ice cream. Yeah. It's so good. Yeah, it I is, wish it is. ऐसा कुछ, मतलब अब आजकल तो लोग बटर चिकन की आइसक्रीम और पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं. क्यों बना रहे हो भाई? प्लीज मत करो ये जुल्म. और and also let's when you see these prices getting inflated, जैसे प्याज का प्राइस बढ़ गया, टमाटो का प्राइस बढ़ गया. अभी 180 किलो कुछ टमाटो हो गया था, टमाटर. Yeah. But we had no choice but to buy tomatoes and make our vegetables, क्योंकि किससे बनाए ना फिर. चलो प्याज आप नहीं भी डालोगे तो चलेगा, but टमाटर तो चाहिए. Do you think there are any replacements for tomato? Oh, so many across India. In fact, like tomatoes were not native. So they were brought by Portuguese. Tomatoes are not native to India. So much so कि जब टमाटर इंट्रोड्यूस किया गया तो यहाँ पे बहुत सी कम्युनिटीज उसको विलायती बैंगन बोलती थी, because it's a nightshade plant. And because it's a nightshade plant and a lot of nightshade plants are poisonous, so people would feel कि ये टमाटर भी poisonous होता है तो हम नहीं खाएंगे. So it is only like
until few decades back कि हमारी डाइट में टमाटर था ही नहीं. What? In fact, a very beautiful एग्जाम्पल ऑफ दैट वुड बी जब हमारे यहाँ श्राद्ध का खाना बनता है. Yeah. उसमें टमाटर कहाँ डलता है? वी डोंट यूज टमाटर की ये रूल भी खटाई. होता है क्या? हाँ, there are lot of like श्राद्ध का, if you have to look at what the native food and native vegetables were, Yeah. deep dive into श्राद्ध का खाना, because I think in most communities that is one food जो आज भी एक जैसा natively बनाया जाता था वैसे ही बनाया जा रहा है. But sadly, Especially no, if you see South not in Indian cities. communities. Not in cities. Because as you said, श्राद्ध का खाना जब हमारे घर में बनता है तो that's why I said, क्या ये रूल भी था क्या? मतलब ऐसा भी कुछ था क्या? Because we put tomatoes. Oh. Yeah, we never knew about कि भाई ऐसा होता था कि टमेटो नहीं डालना उसमें. अच्छा, but especially if you see South Indian communities में Yeah. जो श्राद्ध का खाना होता है, आप आंध्रा तमिल साइड जाएंगे, they use mostly their native vegetables. I have never seen anybody using tomatoes, etc. Even here, we don't use tomatoes. So just answering your question कि replacement क्या है टमाटर का, and that's like one of my most favorite subject because I really love sour flavors in my food. So across India काफी replacements है. राजस्थान की अगर बात करें तो हमारे यहाँ काचरी उगती है, Okay. which is like these wild melons जो कि खट्टे होते हैं. तो वो काचरी को फ्रेश भी यूज किया जाता है, एंड यू वुड सी, आप गांव में अगर जाओगे तो लोग काचरी को स्लाइस करके उसको ऐसे एक माला में पिरो के और घर में टांग देते हैं ताकि वो सूख जाए, एंड दे यूज इट एज खटाई थ्रू आउट द ईयर. तो उसको क्रश करके या उसका पाउडर बना के रख लेंगे, उसको यूज करेंगे. फिर यहाँ पे काथोड़ी एक फ्रूट उगता है. इनफैक्ट आप अभी शहर में हम जाएंगे तो बहुत सी समोसे कचौड़ी की दुकानें वो काथोड़ी की चटनी देते हैं. अरे वाह. उसके अलावा जैसे आप नॉर्थ ईस्ट साइड जाएं तो दे यूज अ लॉट ऑफ दिस थिंग कॉल्ड ओटेंगा, विच इज लाइक it's called elephant apple in English. So they use lot of elephant apple. फिर रोजेल फ्लावर्स काफ़ी यूज़ किए जाते हैं, जैसे अम्बाड़ी बोलते हैं. डाउन साउथ अगर हम जाते हैं कोस्टल बेल्ट में तो बिलिम्बी काफ़ी यूज़ किया जाता है. नींबू तो है ही, नींबू सबको पता है. टैमरिंड, टेंडर टैमरिंड, टैमरिंड लीव्स काफ़ी यूज़ होती हैं. So across India, I think every region has such beautiful diversity of savoring agents, but we are so reliant on tomatoes now. Yeah. So I live in Delhi, so can I use anardana? Absolutely. In fact, Punjab and Delhi belt uses lot of anardana. I think that would be easily available to Lot us. of anardana they use. Yeah. Okay. Quite eye-opening. I'm sure ये सारे I hope ये podcast chefs के बीच में थोड़ा सा popular हो जाए, so they understand the need to revive ancient cuisines. But tell me, do you look forward to any restaurant or any place जहाँ पर ये मेन्यू में है सारी चीज़ें, be it any state, मतलब वो कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल सर्व कर रहे हैं, except दाल बाटी. I think recently काफ़ी efforts किए जा रहे हैं across our country, especially if you see Bombay में there are a lot of such restaurants which have come up जो कि native fermentation techniques को, native vegetables को forefront पे ला रहे हैं. Bombay is doing it right. Yeah, even Jaipur में there are so many places which are coming up, but it comes with challenges of its own because lot of see, आप अगर देखो हमारे घर में जब खाना बनता है, आज आलू की सब्जी अलग बनेगी, कल अलग बनेगी, परसों अलग बनेगी. Even if you are using the same aloo, the same person is cooking it, etc. If you are doing it at a restaurant, at a cafe, you have to standardize it, which means you also have to look at the seasonality of the produce. हमारे घर में तो हम आज शकरकंद खा रहे हैं, कल रतालू खा लेंगे, परसों यैम खा लेंगे. बट ये भी नहीं खाते हमारे घर. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि अगर आप सीजनल खा रहे हो, आप ऐसा खाओगे घर में, but restaurants में the expectation is very different, and which I personally don't align with. I don't understand the idea of standardization. क्यों चाहिए मुझे same food? मैं factory में थोड़ी ना खा रही हूँ. I don't understand this McDonald's idea of food कि it should be standardized, it should be same every single day. It should not be. It cannot be. And there's an added pressure on our chefs to do that, and hence they
I have met so many chefs who get excited कि या ये नया ingredient पता चला है. I work with so many chefs and when I present them those ingredients, they are very happy and excited कि इससे कुछ नया try करेंगे. Wow. Ultimately where it boils down कि दीपाली ये कितने समय तक मिलेगा? अच्छा 1 महीना 2 महीना ही आएगा. I can't add this to the menu. मैं 2 महीने में चेंज कैसे कर पाऊंगा? बट बुराई क्या है मेन्यू को हर सीजन में चेंज करने That's की? the industry norm that we have set, and as consumers we need to question it कि why is this food tasting same? आप टमाटर भी लेने जाते हो, एक बार लाओगे अलग टेस्ट करेगा, दूसरी बार अलग टेस्ट करेगा, राइट? Right. तो फिर वो खाना सेम कैसे बन के आ रहा है उससे? You have to question that. We don't ask this fundamental question. यार कितना इंटरेस्टिंग हो जाएगा. सपोज आई एम गोइंग टू माय फेवरेट रेस्टोरेंट एंड विंटर्स में मेन्यू कुछ है, समर्स में इट्स And समथिंग that is how डिफरेंट. it should be. घर में Yeah. ऐसे ही खाया है ना Yeah, हमने. exactly. Then why? So I'll give an example of my home. जब विंटर शुरू होती है एंड वी गेट शकरकंदी. सो समटाइम्स मैं सोचती हूँ यार किसी दिन आलू के पराठे की जगह हम शकरकंदी के पराठे क्यों नहीं खा सकते? बिकॉज आई पर्सनली आई एम नॉट अ फैन ऑफ पोटैटोज. आई लाइक स्वीट पोटैटो मोर. या आई लाइक स्वीट पोटैटो एंड अरबी भी मुझे उतनी पसंद नहीं. आई डोंट नो ये पोटैटो को हम इतना ज़्यादा कंज्यूम करना हमने कब शुरू कर दिया. हर जगह अगर कुछ नहीं मिलता ना कहीं पे भी, सपोज गो टू नॉर्थ ईस्ट, गो टू एनी स्टेट ऑफ इंडिया और आउटसाइड इंडिया, पोटैटो तो हर जगह ही मिलेगा. Very rightly put. So there's this research by FAO which says that there are more than 30,000 known edible plant species to mankind. तो हमें 30,000 ऐसी edible plants के बारे में पता है, जिसमें से 12 plants form 75% of our diet globally. So सिर्फ 12 ऐसी चीजें हैं जो हम globally consume करें. Potato being one of them, maize, मक्का being another one, wheat again prominent. So आप एक crop पे उतना pressure create कर रहे हो. If you talk about potatoes, it's a tuber, right? I was recently in Bangalore for this Roots and Tubers festival. It's called Rooting for Tubers, and they are doing some exceptional work. They were working with tribal communities across Karnataka, Northeast, and other parts of country. और वो इतने छोटे से फेस्टिवल में they have got like more than 50 varieties of roots and tubers. Wow. I could not even identify most of them. नाम पता होना तो बहुत ही दूर की बात है. So it's crazy variety that we have as a country, but we are giving all of it away. सो टेल मी समथिंग, अगर हमारे पास इतनी वैरायटी है, मतलब ट्यूबर्स की, श्रब्स की, फ्लावर्स की, स्टेम्स की, ट्रंक्स की, हम पूरे केले के पेड़ को इस्तेमाल कर Yeah, लेते हैं, yeah. फ्रॉम स्टेम टू फ्लावर टू All लीफ, parts of it. एवरी पार्ट. सो this is my personal question, not just because I'm a vegetarian, but I just want to know कि non-veg was it a part of a lot of cultures काफी टाइम से, या फिर ये बीच में कहीं आया, या किसी ने इंट्रोड्यूस करा, क्या है? Hunting and gathering was the primary way of how early man procured their food. So this whole idea कि non-vegetarian food का influence कहीं बाहर से आया या it's a very Western concept, no. It's very indigenous, and in fact, so there's this very beautiful book called Dalit Cuisines of Marathawada, which talks about how these Dalit, Mahar and Mang communities in Maharashtra, the kind of non-vegetarian food that they used to eat was very different from the mainstream non-vegetarian food. Your mainstream chicken, mutton, lamb से काफी अलग चीजें वो लोग खाते हैं. But today it's looked down upon कि oh shit, you are eating this, that's Yeah. uncivilized. But it has always been a part of our culture, and it is as natural as eating vegetarian food. या today people are being vegan. So counter thoughts तो हर किसी के रहेंगे कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है. But it has always been there, and इतनी सारी डेलिकेसीज है. आज राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पे भी काफ़ी हंटिंग होती थी. स्पेशली द रॉयल्स वुड गो टू हंट. गेम मीट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. स्पेशली आप राजस्थान की मोस्ट ऑफ द नॉन वेजिटेरियन डिशेस देखोगे तो वो गेम मीट से ही बनी है. What is game meat? गेम मीट इज जब आप जाते हैं जंगल में, कुछ हंट करके लेके आते हैं. Okay. तो आपने जो हंट किया वो गेम मीट है, आप उसी को खाएंगे. Game as in it's in English Oh, word. it's like game. Yeah, GAME. तो आप अच्छा.
like a game you are going. It's a whole entourage that will go with you. It's a fun trip, and Yeah. दोस्तों के साथ में पहले जाते थे राजे महाराजे, and they would get this. तो कितनी सारी डिशेस हैं राजस्थान की. खड़ मास है जो कि आप वो गेम मीट लेके आएंगे और उसको नीचे रेत के अंदर डाल के पकाया जाता था. फिर यहाँ की एक बहुत ही पॉपुलर डिश है जंगली मांस, विच इज बेसिकली नथिंग. वो हंटिंग करने जाते थे तब वहीं पे जहाँ भी अपना तंबू गाड़ा वहीं पे बनाते थे. तो वो मांस है, उसमें उसमें मथानिया या कोई भी लाल मिर्च है, साबुत लाल मिर्च, और उसको घी में पकाया गया है. Those are the only ingredients that are going into it. So the preparations were much simpler. It was not always creamy, buttery things that were non-vegetarian food. Correct. And it was also a matter of survival. It was also a matter of taste. It was a matter of how their lifestyles were designed. You know, it's a part of my lifestyle that I would go and hunt and get that food. As we said that our culture was never homogeneous, and now it getting too homogeneous. We tend to see हर जगह कि यार हम नहीं खा रहे तो वो कैसे खा रहा है. Yeah, I think that's very baffling, this whole idea कि एक खाना सही है और दूसरा खाना गलत. आज काफी लोग बोलते हैं कि adult human body cannot digest milk. Yeah. You should become vegan. Lactose intolerant हो गए. And vegan not just from, of course, जानवरों के प्रति जो मतलब हिंसा हो रही है वो तो बहुत ही गलत है. But Again, the greed, you see the cycle. The greed has brought us in killing animals in the most wrong and atrocious atrocious manner. way. Yeah. And being vegan in our country is not possible. It's so expensive to afford vegan food. You can't. So you have to see, like, food is an influence of so many things. It is a reflection of your social standing. कि आप कौन सी कम्युनिटी से आ रहे हैं, कौन से कास्ट से आ रहे हैं. इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर जोग्राफिकल कंडीशंस एज वेल. कश्मीर में जो पंडित थे वो तो नॉनवेज खाते हैं, उनके कल्चर का पार्ट है. महाराष्ट्र में कोंकण बेल्ट में कितने ब्राह्मण्स हैं जो कि नॉनवेज खाते हैं. इट्स अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर. उसके बाद में आपकी फूड इज अ वेरी it's a choice that you make basis your finances and your economics, right? So वो चीज़ भी define करा है. तो कितने factors हैं. It's a very personal, economical, financial, social decision that one is making. Food is not just कि मैंने ये था ये खा लिया, ये सही है खाना तो ये खा लिया. Yeah. No. Yeah. So your logic reminds me of this creator person on Instagram that I follow. His page goes by Masala Labs. Yeah, of course. Krish Ashok. Yeah, so he also talks just like you and gives logic just like you. So I am a vegetarian. I have a certain belief system, but I am not ever looking down upon people who eat non-veg. Precisely. Yeah. That's how it should be. And the logic he gives and the logic that you are giving, I think it's all justifying how food is a part of our identity. And you know, when a majority looks down upon a minority's food, it creates so many social problems. It creates so much of stigma that we were earlier talking about. This also reminds me कि I started adding millets to my diet. So I especially get bajra, jowar, ragi, and I end up making chapatis with it. चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो. अब मुझे नहीं पता वो गर्मियों में मुझे किस तरह इम्पैक्ट कर रहा है, बट ठीक है मेरी बॉडी उसे ले रही है अच्छे से. सो आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स विद इट, बट उसकी तासीर होती है गर्म मिलेट्स की. सो टेल अस अबाउट मिलेट्स, लाइक हाउ इट वाज पार्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया. Very much so, you know, especially coming from Rajasthan. तो हमारे यहाँ तो कुछ भी उगता ही नहीं था. And bajra was the only crop that thrived in Rajasthan. मेरे घर में उसे सीमेंट की रोटी बोलते हैं. हाँ, because it looks like. But bajra was the only crop. तो हमारे यहाँ बाजरे का कितना कुछ बनता है. खिचड़ा भी बनता है, रोटी भी बनती है, चूरमा भी बनता है. Like right from your, you know, a beverage, a soup to your dessert. Every single thing we can make with bajra. It was a very important part of our diet. तो वो सर्दियों में खाते थे, गर्मियों में जौ या ज्वार खाते थे. ऐसे ही आप अगर साउथ में जाते, सो राजस्थान इज एक्चुअली द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन इंडिया. तो हमारा पूरा डाइट मिलेट पे ही बेस्ड था. वी डिडंट हैड wheat until few generations back. Similarly, if you go down south, Karnataka is the largest producer of ragi, nachni भी जिसे बोलते हैं कर्नाटक, और
महाराष्ट्र में काफ़ी नाचनी खाया जाता है। उसके बाद में और भी कई तरीके के मोटे अनाज, मिलेट, श्रीअन्न भी जैसे बोलते हैं, जैसे कि फॉक्सटेल है, बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप, इट ग्रोज अक्रॉस इंडिया। पहाड़ों में उनकी अलग वेराइटीज हैं, जो कि एक आई थिंक बकवीट को वो लोग फाफर बोलते हैं, विच इज अ डिफरेंट वेराइटी ऑफ बकवीट देन व्हाट वी गेट है। बकवीट के चीलास, बकवीट का पास्ता, टू गुड। So they have very much been a part of our diet in multiple formats, and the taste profile is so unique with each millet. It's so different. Application सबका बहुत अलग है, and I think that's a fun way of introducing diversity also. नॉर्थ ईस्ट में they ferment millets and they again make local wine or अम्बली बनती है साउथ में, दे मेक अम्बली उसको फर्मेंट करके। हमारे यहाँ पे बाजरे को फर्मेंट करके राबड़ी बनाई जाती है। वाह। So it's always been there. So we were also talking about this utilizing पूरा केले का पेड़ है ना, तो this makes me ask you this question, zero waste cooking, do we have it या फिर अभी क्या, मतलब अभी तो इतना फूड वेस्ट हम प्रोड्यूस करते हैं, सो पहले क्या था यार, पहले होना क्या चाहिए था? I think Indian households are greatest example of zero waste lifestyle as a whole. हमारे यहाँ हर चीज को उसकी ऑप्टिमल कैपेसिटी तक यूज किया जाता है, एंड स्पेशली किचन में आप देखो ना, मतलब हमारा जो स्किन केयर था वो भी खाना ही था। इनफैक्ट देयर इज अ बेसिक रूल कि जो आप खा नहीं सकते हो वो आप स्किन पे भी नहीं लगा सकते हो। इफ आई कांट ईट अ लॉरियल का क्रीम, आई शुड ऑल्सो नॉट बी पुटिंग इट ऑन माई स्किन बिकॉज आई एम ईटिंग इट थ्रू माई पोर्स, राइट? सो हम बेसन लगा रहे थे, हम दही लगा रहे थे, हम हल्दी लगा रहे थे, एंड आज भी। सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 5 years I have not used a soap on my skin. And earlier, like when I started, my mom was like, "You're mad. Why are you doing this? There is no point." But do I look dirty? No, I don't. मैं आज You can सुबह survive without it. मैं आज सुबह ही नाइसिनमाइड और विटामिन सी का सीरम लगा के आई हूँ। It was so funny. I was recently in Bangalore with a friend of mine, much younger than me, Gen Z, and she was in my hotel room and she asked, "Do you have a hand cream?" I was like, "I don't. मेरे पास तो ये सरसों का तेल है, आप लगा लो." She was, ये तेल लगा सकते हैं क्या हाथ पे? So we've reached that point where we are questioning कि तेल लगा सकते हैं क्या, but we are okay putting whatever the cream or the lotion is. But coming back to your question about zero waste cooking, it has always been a part of Indian culture across states, across communities. स्पेशली आई थिंक राजस्थान में तो और भी ज्यादा, क्योंकि स्केर्सिटी काफी थी। तो जैसे हमारे यहाँ एक बनती है आम के छिलके की सब्जी। सो मैंगो इज अ वेरी प्राइज्ड पोजेशन इन राजस्थान बिकॉज मैंगो इज अ प्राइज्ड पोजेशन एवरीवेयर, बट मोर सो इन राजस्थान। इनफैक्ट एनी फ्रूट, क्योंकि यहाँ फ्रूट्स काफी कम उगते हैं, वाटरमेलन के अलावा ज्यादा फ्रूट्स नहीं उगते थे पहले के जमाने में। सो इवन टुडे व्हेन वी एक्चुअली विजिट आवर फ्रेंड्स, फैमिली, कोई आ रहा है किसी के घर पे, तो वो फलों की टोकरियां लेकर आएगा। दैट्स लाइक द मोस्ट ब्यूटिफुल गिफ्ट यू कैन गिव टू समबडी। अब अगर वो फल आया है, आम आया है, तो हम उसको खराब तो नहीं होने दे सकते। उसके छिलके की भी सब्जी बनेगी। ऐसे ही यहाँ पे एक लोइये की सब्जी बनती है, विच इज बेसिकली वाटरमेलन का जो राइंड निकलता है, जो वाटरमेलन का छिलका है, उसकी सब्जी बनाई जाती है। तुरई के पील्स की सब्जी बनती है। महाराष्ट्र में भी दे मेक अ चटनी आउट ऑफ तुरई के पील्स। सो इट हैज ऑलवेज बीन सो ब्यूटिफुली इंटीग्रेटेड कि हर एक पार्ट, अगर कोई सब्जी आई है तो उसका हर एक हिस्सा यूज होगा। एक गंदल की सब्जी बनती है जो कि आपको वेस्टर्न राजस्थान या सिंध साइड में मिलेगी पाकिस्तान में, विच इज बेसिकली सरसों के जो डंठल होते हैं, क्योंकि वो बहुत मोटे होते हैं, तो उसकी अलग एक वो लोग सब्जी बनाते हैं। सो डिलिशियस। ये रिफाइंड ऑयल का क्या सिस्टम है? मतलब हम इतना कोसते हैं आज रिफाइंड ऑयल को, यार ये ऑयल मत यूज करो, खाने में इतना हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आई एम श्योर रिफाइंड ऑयल तो नया एडिशन होगा हमारी डाइजेशन में। इससे पहले कौन सा तेल इस्तेमाल होता था? जैसे यहाँ राजस्थान में मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल डिशेज इफ यू सी, या तो घी में बनती है या फिर सरसों के, कच्ची घानी सरसों के तेल में बनती है।
आप ऐसे आई वाज इन दिस ट्राइबल बेल्ट इन महाराष्ट्र, वो महुआ का तेल निकालते हैं, महुआ के तेल में उसकी जो एक महुआ की खुशबू दारू भी भी आती आती है। है, महुआ की दारू भी आती है, विच इज व्हाट इट्स नाउ इन फेमस फॉर। बट महुआ के काफी बेनिफिट्स हैं। महुआ एज अ प्लांट हैज सेवरल एंटीबैक्टीरियल बेनिफिट्स, मेडिसिनल बेनिफिट्स एज वेल। तो उसका वो लोग तेल निकाल के बनाते हैं। ऐसे ही यहाँ सर्दियों में तिल के तेल में खाना बनाया जाता है। तो बहुत से तेल अलग अलग जगह के हिसाब से थे और उनको कच्चा भी खाया जाता था। एंड सिर्फ साउथ में कोकोनट ऑयल। coconut oil in the south which is Yeah. so, and all these oils also had a flavor profile जो कि उस डिश को enhance करते थे। आज आप कोई भी राजस्थानी डिश देख लीजिए, जैसे कि लाल मांस की हम बात कर रहे थे, तो लाल मांस को आप एक न्यूट्रल ऑयल में, सनफ्लावर ऑयल में बनाओ और एक सरसों के तेल में बनाओ, दिन रात का फर्क होता है। यहाँ पे तो पकौड़े तक गांव में आज भी आप जाओगे तो वो सरसों के तेल में पकौड़े तलते हैं, आलू के पकौड़े, पालक के पकौड़े, और उसका टेस्ट इज सो डिफरेंट देन द आलू का पकौड़ा यू विल हैव एल्सवेयर। You also do storytelling on social media. You are doing research. How are you balancing these roles? What exactly you do on everyday basis to get this knowledge system across people? I think both go very hand in hand. So when I started documenting food, and before that, as I shared, I've spent a lot of time in arts and culture. So storytelling, I think, was a very natural extension of who I am. मैं बात करते करते भी कहानियाँ ही सुना रही होती हूँ. But when it came to food documentation, it became all the more important because I realized कि across the country, a lot of research is done on food. There are a lot of PhDs and papers which have been written on food. But वो सब knowledge is very inaccessible. It's inaccessible to me, to my mother, to my entire family. बिकॉज उसको लिखा ही एक अलग फॉर्मेट में गया है, मैं उसको जाके अप्लाई कर ही नहीं सकती। उस नॉलेज को अप्लाई करना तो छोड़ो, उसको ढूंढना ही मेरे लिए डिफिकल्ट है। So with kindness meal, the pursuit has always been that how do you break it down to the simplest way possible. Every content piece that we create, every workshop that we do, event, आप किसी भी touch point पे kindness meal के साथ में interact कर रहे हैं, एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है कि how does this bring a change in somebody's habit loop. If somebody watches a video, does it trigger them to go and find a native vegetable and cook with it? If they come to one of our pop-up museums, क्या वो वापस घर पे जाके they call their grandmother or their mother and learn about something? Because it's a very personal experience, it's a very family level experience. I can never tell you about what was native to your family, but you can do that. So all these content pieces have to weave that story, that even if somebody in Northeast India is watching it, it should actually trigger them to find out about their roots, not about oh Rajasthan कितना महान है या ये कितना अच्छा है, about your roots, about your family. दाल बनाने का तरीका हर परिवार का अलग है. So the story has to be woven in that manner that it shifts something. It takes you from point A to point B in your journey, not in my journey. Guys, it's time to head back to your family recipe book. You have to take care of it. Yeah, and you have to make one. Make one. So ये जो vision है, इस vision को achieve करने के लिए what steps are you taking and what's next that you're going to come up with? So at Kindness Meal, we work on 3 core things. One is research and documentation, which we have done a lot extensively in the last 1 year. Which people can access on your social media. Which people can access on our social media, but that's a very limiting part of it. So we are trying to look at what could be, so all other ways, long form ways, including videos, including longer articles, reading materials, which can be made available open source to people. So first part is that research and documentation. Second part, which we have now started focusing on a Maybe lot. also a guidebook state-wise. Yes. Like Lonely Planet. Yeah, can be done. Lonely food. Reminds me of Tony's Choco Lonely, which is an excellent brand. You should check it out. Okay. But yeah, so the second part of our work is inspiration and mobilization, where we work with citizens and primarily
a lot of focus is on children age group 7 to 14 because बहुत ही impressionable age होती है. उस वक्त वो अपने ideas form कर रहे होते हैं, अपने perceptions form कर रहे होते हैं. So we work with these children to encourage them in documenting their family foods. Intergenerational learning पे काफी focus रहता है. We also do something called a food culture play date where we invite the children in a very fun atmosphere to learn and to become researchers of their own league and document their family recipes. Do you think this Anganwadi food that schools are served, they also need to change region wise? I think big time. सभी वही दाल चावल खा रहे हैं. दाल चावल खा रहे हैं, though I mean I don't want to comment on the quality of it, but even the way food is cooked, served, all of that needs to change. A very good thing is that in the past a lot of NGOs have reached out and we are working with some of them to actually work with the kids कि आप आपके घर में क्या खाते हो, घर में क्या बनता है और उसको कैसे स्कूल में अडेप्ट किया जा सकता है. So I think if we work on that micro level as organizations, and that also brings me to the third part of our work, which is something we have now started on, but I want to go very big time with it, which is advocacy. How do we work with blame करने से कुछ नहीं होगा कि वो सरकार ने तो एक ही न्यूट्रिशनल चार्ट बनाया नॉर्थ इंडिया. No, they need people like you, of course. We need to work hand in hand with the government. We need to work hand in hand with the policy makers and even public sector, private sector as well. So there are a lot of brands which are coming up with like millet based foods, etc. We need to work hand in hand with them to make it come to the forefront. You were talking about a buckwheat pasta. Can it become, a more popular variant than your maida ka pasta? Yeah. So we need to join hands and join forces with everybody working in this space. This reminds me how food is related big time with our manufacturing. So I was in Vietnam and I was doing a podcast like this with one of my friends. And मेरे साथ में रखा था passion fruit का juice. Very delicious. And उसमें था एक straw. So हमको 2 घंटे हो गए बात करते करते and वो straw soggy ही नहीं हुआ. So that made me ask this friend of mine, ये किस चीज़ का बना है? She said it is made up of rice. And that's why वो soggy नहीं हुआ. तो हमारे पास जो alternatives हैं प्लास्टिक के अलावा paper and all of those become soggy. Not a lot of places use stainless steel straws. So our millets, ये local चीज़ें and manufacturing companies can utilize these local food items or local food items ka waste to manufacture the things that we require on daily basis. And there are fantastic efforts done on this. Pusa Krishi, which is based in Delhi, which is like one of the central incubators for agri-tech and agri businesses in India. They are doing incredible work with such small and micro startups, entrepreneurs to create these things. अब वो हमारे ऊपर है कि A, as consumers, how do we adapt to it? B, even as smaller organizations, cafes, restaurants, how are we taking integrating all of it? It should not be just one innovation कि किसी ने वो पराली जो जलाते हैं उससे एक प्रोडक्ट बना दिया. It should not just be on an innovation level. उसने तो अपना काम कर दिया. अभी हमारी बारी है ना. नहीं, ये पराली के बारे में तो कुछ करना चाहिए. दिल्ली वाले होके हम बहुत सहते हैं. एक रैपिड फायर खेलते हैं फटाफट. One dish that defines Rajasthan for you. लहसुन की चटनी. मुझे लगा दाल बाटी आने वाला है. No, लहसुन की चटनी. That goes with everything. You are vegetarian, non-vegetarian. आप कोई भी हो राजस्थान में. Okay, amazing. बहुत amazing होती है. मैंने खाई हुई है. It's bomb. A food myth you had like to debunk. Food myth I would like to debunk. This whole idea of authenticity of food ना कि ये राजस्थान का खाना ऐसा नहीं होता है या ये स्पाइसी होता है राजस्थान का, गुजरातियों का मीठा होता है. Exactly. एक तो वो और दूसरा ये कि authentic नहीं है. This is not how authentically it should be done. There is nothing like authenticity when it comes to food, when it comes to language, because ये evolve हो रहा है. It's changing. एक 2-3 किलोमीटर पे ही बदलता जा रहा है. फिर जनरेशनली इवॉल्व हुआ है. हर घर में अलग तरीके से बन रहा है. ऑथेंटिक शब्द ही ऑथेंटिक नहीं है दोस्तों. एब्सोल्युटली. द मोस्ट सरप्राइजिंग इंग्रेडिएंट यू हैव कम अक्रॉस इन योर रिसर्च. Surprising ingredient.
यहाँ राजस्थान में एक चीज होती है फोगला. नाउ दैट फोगला इज सो इंटरेस्टिंग. इट्स बेसिकली एक फोग का पेड़ उगता है जो कि आपको ड्राई रीजन्स में ही मिलेगा, डेजर्ट में ही मिलेगा. इट डजंट इवन ग्रो इन जयपुर बेल्ट, सिर्फ वेस्टर्न राजस्थान में उगता है. तो उसके फूल होते हैं बट वो फूल ब्लूम नहीं करते, वो छोटे बर्ड्स ही रह जाते हैं क्योंकि स्केर्सिटी ऑफ वाटर. तो वो एक एक उसको प्लक करके दे ब्रिंग एंड दे मेक अ वेरी डिलिशियस रायता, ढोकला, इवन रोटी के अंदर वो डलता है. अब व्हाट्स इंटरेस्टिंग अबाउट दिस इज कि हम एक पॉपअप म्यूजियम क्यूरेट करते हैं विच इज़ अ ट्रैवलिंग म्यूजियम दैट ट्रैवल्स विद काइंडनेस मील. एंड अक्रॉस राजस्थान जब जब हमने इसको डिस्प्ले किया, there would always be at least 40-50 people coming up and saying सुना तो बहुत था ये फोगले के बारे में but देखा पहली बार है. Like old people would come and say this. One time we were interviewing this police officer and he said, बेटा आप क्या जानोगे फोगले के बारे में, वो तो विलुप्त हो गया है. वाह, एक्सटिंक्ट हो गया है. which is true. It's gone, it's almost gone. चलो कभी हो सकता है ट्राई करने को मिले सफरों में. If you could share a meal with anyone from history, who would it be and why? Interesting. There are actually so many people I want to dine with. Princess Diana, but that's Why? okay. I don't know. I just find her interesting. But one person that I really want to meet, actually two of them. There is both of them are folk researchers based in Rajasthan. Rajasthan के music traditions पे, especially हमारे जो मांगनियार और लांगा समाज है उनके म्यूजिक पे उन्होंने काफ़ी काम किया है. तो एक साहब विजय दानजी देता एंड कोमल कोठारी, both worked extensively in western Rajasthan with the folk communities. एंड उन्होंने बहुत सी हमारी folklores, folk stories को document किया है. Their work, I mean, on most days when I feel rejected and everything, I just go to their books and gives me so much hope. कि इतना wisdom है यार, ऐसे खराब तो नहीं होने देंगे, जाने तो नहीं देंगे. You should keep it alive. Nobody from the food sector? Maybe like Madhur Jaffrey, yeah. Okay. मैं तो पहली बार नाम सुन रही हूँ. Who was? She was a legendary chef from Indian origin. Master Chef के Master Chef. Even Julia Child. Yeah, I want to meet Julia Child. Okay. I really relate with her. Okay. So she was wife of a British diplomat and she learned French cuisine and she made French cuisine accessible to America and rest of the world, because French cuisine was actually documented in pristine French and they would have their ways of doing it. So Julia Child was the one who, you know, and she studied at La Cordon Bleu. I really relate with her spirit. You should watch this. There are several documentaries on her life, and she also started out of random. Okay. खाना बनाना सीखना है तो जाते हैं सीखते हैं. Okay, to quickly ask you this, to learn more about food, do we have any sort of good documentaries or movies that people should watch? There are a lot of documentaries. If you know, you just have to like start out, please go to Netflix. There is a lot. There is Street Food Asia. There are Raja Rasoi Hanne Kahaniyan. Okay. I love that. Okay. So many other documentaries which are on Netflix, very beautifully done. So You said street food. I forgot to ask you. In Jaipur, people come and they eat, I don't know what kind of street food, but what we should eat to learn the true essence of Rajasthan. राजस्थान में कचौड़ियाँ बहुत खाई जाती है. वी डोंट हैव ब्रेकफास्ट कल्चर. यहाँ लोग सुबह से कचौड़ियाँ पेलना शुरू कर देते हैं. बहुत सारी कचौड़ियाँ. सो दाल की कचौड़ी, प्याज, हींग, मसाला, आलू की कचौड़ी, दही के साथ कचौड़ी, दाल के साथ कचौड़ी, कढ़ी के साथ कचौड़ी, all forms of कचौड़ी you can imagine. We have it. I love it in every form. Then lots of sweets. So आप घेवर खाइए, फीनी खाइए, मिश्री मावा, लस्सी बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पे. मक्खनिया लस्सी जो होती है वो काफ़ी अच्छी है. फिर पकौड़े काफ़ी खाए जाते हैं. तो दाल के जो यहाँ पे बड़े बोलते हैं उनको, दाल के बड़े, वो आपको काफ़ी मिलेगा. कांजी वड़ा? कांजी वड़ा, yes, one of my most favorite. कांजी वड़ा is actually not a street food, it's more like a home food, but हाँ streets पे भी मिलता है. That's not good though. Like most of the street vendors actually add tartary to it.
and they don't let it ferment, so I wouldn't recommend that. Dal moat, that's one of my most cherished memory. हमारे घर के बाहर एक दाल मोट वाला खड़ा होता था ठेले पे. अब तो दिखना ही बंद हो गए हैं खैर दाल मोट Yeah, वाले, yeah, बट ओल्ड सिटी में आप जाएंगे तो दाल मोट आपको काफी मिलेगी. फिर यहाँ ओल्ड सिटी में एक जीसी डेयरी करके है, सो दे मेक दिस अलग अलग तरीके के मक्खन देते हैं वो. एक मिश्री मक्खन देते हैं, केसर मक्खन देते हैं. That's very nice. Yeah. So I was on a food trail, Rajasthan food trail with Oh, Times of okay. India, and gladly I could try all of these things that you're talking about. And तभी मैंने वो मलाई की रोटी और गुलाब जामुन की सब्जी try So करी glad, थी. so glad you did. So yeah, Rajasthan is like a thali in itself. And apart from Rajasthan, it was lovely knowing about the indigenous food cuisines of India. And I hope your work translates into even more bigger things. And I hope you also work on those guidebooks or Yeah. guide videos, whatever. So that, much to do, it's yeah. endless. Exactly, because like how I feel about the stories from the borders, stories about partition or stories about war, that they should not be lost. I think it's the same for every knowledge system across India. Absolutely. So all the best, Dipali. Thank you so much. We Thank you for having me. really look forward to seeing your work on an even bigger scale. Thank you. Thank you so much. So much.